चलो बेटा सुनो, रेस्पायरेशन आपका खत्म हो चुका है। आज नया चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल। तो अब मेरी बात को समझना, कल आपको क्या करना है, 11:30 बजे आपके पास मैसेज या लिंक जो भी आप भेजते हो, ठीक है, वो आएगा। ठीक है, कल आपको रेस्पायरेशन 1 घंटे के अंदर पूरा रिवाइज करना है। आपको सिर्फ मिलेंगे टोटल 15 मिनट और क्वेश्चन होंगे 50। ठीक है, लाइव क्वेश्चन आते जाएंगे आपके सामने, मैं खड़ा रहूंगा। ठीक है, क्वेश्चन सामने होगा, खटाखट आपको सॉल्व करते जाना है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन दिखाए, आपने आंसर बोला, मैंने उसको एक्सप्लेन किया, नेक्स्ट। सिर्फ 15 मिनट के अंदर हमें 50 क्वेश्चन लगाने हैं ताकि हमारी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, मैं कॉमेंट में आपके आंसर देखता जाऊँगा, आप खटाखट आंसर देते जाओगे, मैं खटाखट समझाता चला जाऊँगा। ठीक है, मतलब वो रैपिड फायर होगा। ठीक है, 15 मिनट में 50 क्वेश्चन। ठीक है, कल सुबह 11:30 बजे। ठीक है, 11:30 से 11:45 तक फिर क्लास जैसे कंटिन्यू होती है वैसे हम शुरू करेंगे। चलिए, लेट्स स्टार्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। पहले एक चीज लिख लो, 2021 में कितने सवाल आएंगे इस चैप्टर से? 1/2, एक सवाल या 2 सवाल, 3 सवाल नहीं आएगा। या तो एक सवाल आएगा या तो 2 सवाल आएगा, या तो एक सवाल या तो 2 सवाल। नेताजी नीचे बैठ जाओ, इतना का शर्मा रहे हो, नीचे बैठो, इतना सिसक के बैठे हो, बराते में खाना खाने आए हो। एक सवाल या 2 सवाल, क्लियर है? लिख लिया? किस ईयर में कितने आए उस पर बातें बाद में करेंगे। लिख लिया? 2021 1 या 2। मैक्सिमम चांसेस है एक सवाल आने के, एक पे टिक मारो। चैप्टर बेहद आसान है। अगर बायोलॉजी में मैं कोई सबसे आसान चैप्टर बोलूंगा तो वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। देखो, सबसे पहली बात, चैप्टर शुरू करने से पहले हमें 3 बातें क्लियर होनी चाहिए, और जो हमें बिल्कुल क्लियर नहीं होती और चैप्टर हमारा हो जाता है खत्म। सबसे पहली बात एक्सक्रीशन क्या है, दूसरी बात ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, और तीसरी बात डिफिसिकेशन क्या है, और इनमें आपस में डिफरेंस क्या है। क्योंकि कई बार हम एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन, डिफिसिकेशन, इन तीनों को हम एक ही समझ लेते हैं, पर इन तीनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब एक एक करके समझते जाना। बॉडी में हमारी एक समय पर लगभग 5000 डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन चल रही होती है। 5000 डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। ये बातें हम पहले कर चुके हैं लेकिन दोबारा करेंगे। जो बात जहां पर आएगी एक बार उसे फिर शुरू से करेंगे, क्लियर? तो समझना, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, अगर उसकी बॉडी में जिंदा रहने के लिए 5000 डिफरेंट टाइप की, वर्ड को फोकस करो, मैंने क्या बोला, 5000 अलग अलग प्रकार की केमिकल रिएक्शंस चलती हैं, क्लियर? अलग अलग प्रकार कहने का मतलब रोजेंडमुंड अलग है, गाटरमैन अलग है, कोल्बे सिंथेसिस अलग है। तो कितने टाइप मैंने बताया? 3। अब ऐसे हमारी बॉडी में 5000 डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन एक समय पर चलती है, और न जाने एक रिएक्शन कितनी बार चल रही हो, क्या पता रोजेंडमुंड अरबों बार चल रही हो अलग अलग सेल में, बोलो भैया। तो अल्टीमेटली 5000 डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में एक समय पर चलती रहती है, उन सबको मिलाकर हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब अगर कोई रिएक्शन चल रही है तो बेटा केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये बात पता होती है कि कोई भी रिएक्शन आज तक ऐसी नहीं केमिस्ट्री में हमें मिली जिसमें 100% कोई सिंगल प्रोडक्ट बना हो। मेरी बात नहीं समझ पाए? चुप रहो, इधर दोबारा सुनो। कोई भी ऐसी केमिस्ट्री में रिएक्शन नहीं बनी, जैसे A+B गिव्स आउट C, तो कोई भी ऐसी केमिस्ट्री में रिएक्शन नहीं बनी जो प्रैक्टिकली हमें ऐसी मिले कि A+ गिव्स आउट सिर्फ C। कुछ ना कुछ साइड में जरूर बनता है। आप क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे पढ़ते हो मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट, सुना है कभी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट, कभी ऐसा नहीं होता बेटा। प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, कॉपी कलम पर आप कुछ भी कर लो, कॉपी कलम पे तो आप आइडियल गैस इक्वेशन भी पढ़ लेते हो, है ना? अब बेटा लेकिन सच यही है कि कभी ऐसा नहीं होता कि कोई रिएक्शन चल रही हो और 100% कोई सिंगल प्रोडक्ट बने। सच ये है कि इस प्रोडक्ट के साथ कोई ना कोई साइड में और प्रोडक्ट बनता है, बोलो हाँ या ना। अब 5000 डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन चल रही है, तो उन रिएक्शन के दौरान देखा गया है कि कई बार ऐसा प्रोडक्ट भी बनता है जो हमारी बॉडी के लिए जहरीला है, या उसकी एक फिक्स अमाउंट तो जहरीली नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा होने पर वो जहरीला हो जाएगा। अब बेटा मैंने आपको फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी में बताया था कि पानी भी अपने आप में जहर है। बोलते हैं जल ही जीवन है, जल से जीवन है, लेकिन जरूरत से ज्यादा जल भी आपके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि बायोलॉजी की फिलॉसफी कहती है कि संसार में कोई भी चीज ना जरूरत से ज्यादा होनी चाहिए ना जरूरत से कम। वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी चीज अगर जरूरत से ज्यादा हो रही है तो वो क्या है? जहर। एक्सेस ऑफ वाटर इज ऑल्सो जहर। अगर पानी आपकी बॉडी में ज्यादा हो गया जरूरत से तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए? जहर। एग्जांपल के तौर पर अगर अभी आप 5 लीटर पानी पी लो तो आप क्या होगा? आपकी यूरिन वाटरी होगी कि बहुत कंसंट्रेटेड होगी? क्योंकि जरूरत से ज्यादा पानी होगा तो आपकी सेल्स में पानी का अमाउंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब पानी का अगर अमाउंट बढ़ गया, मान लीजिए ये एक सेल है,
ये पूरी सेल है और ये सेल के अंदर रिएक्शन चल रही है, A प्लस बी गिव्स आउट C प्लस डी। अगर सेल के अंदर पानी का अमाउंट बढ़ गया तो अब बेटा क्या होगा, A और B जब तक आपस में, बेटा केमिस्ट्री कहती है कि अगर ये दोनों रिएक्ट करना चाहते हैं तो इनका एक दूसरे से टकराना जरूरी है। अबे जब टकराएंगे नहीं तो रिएक्ट कैसे करेंगे, कॉमन सेंस लगाओ। A प्लस बी आपस में क्या होंगे, मान लो ये A है और ये B है, जब ये टकराएंगे तभी बेटा क्या होगी इनकी रिएक्शंस। इधर देखना अच्छे से, मान लो ये है तुम्हारा A, ठीक है, अच्छे से देखना, मान लो ये है तुम्हारा A और ये है B। A और B आपस में रिएक्ट होकर क्या बना रहे हैं, C प्लस डी। लेकिन अगर पानी बहुत ज्यादा हो गया तो अब A और B को टहलने के लिए स्पेस ज्यादा मिल गया कि कम? अगर पानी बढ़ेगा तो सेल का साइज भी तो बढ़ेगा, एनिमल सेल है बेटा। अब बेटा अगर पानी ज्यादा हो गया तो सेल का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। सेल को बिल्कुल गुब्बारा, एनिमल सेल को बिल्कुल गुब्बारा समझो, पानी भरते जाओगे गुब्बारा क्या होगा, फूलता जाएगा। तो सर अनंत काल तक भरते रहे, नहीं गुब्बारा फाड़ जाएगा। अरे तो जो हमारी सेल है उसकी कहानी क्या है कि अगर इसमें पानी का अमाउंट बढ़ गया, आप पानी खूब पी रहे हो तो अल्टीमेटली सेल में पानी क्या होगा, बढ़ने लगेगा। और जब सेल में पानी बढ़ने लगेगा तो A प्लस बी को टहलने के लिए स्पेस मिलेगा ज्यादा। अब जब टहलने के लिए स्पेस मिलेगा ज्यादा तो पहले की तुलना में आपस में टकराने की संभावनाएं कम, तो C के बनने के चांसेस कम, D के बनने के चांसेस कम, मेटाबॉलिक रिएक्शन का रेट कम या ज्यादा, एकदम क्लियर। तो पानी के बढ़ने पर सेल की मेटाबॉलिक रिएक्शन डिस्टर्ब हो रही है या नहीं हो रही है? जितना बेस्ट ऑप्टिमम चलना चाहिए था क्या वो चल पाएगी? तो बॉडी तुरंत चाहेगी कि एक्सेस वाटर क्या करें, हम निकालें। पानी जहर नहीं है, जरूरत से ज्यादा पानी क्या है, जहर। जरूरत से ज्यादा कुछ भी हो तो वो क्या है आपके लिए, जहर। बेटा कई बार ऐसा देखा गया है कि जैसे अमोनिया नाम की एक गैस सुनी होगी, अमोनिया इतनी जहरीली होती कि हमारी बॉडी अमोनिया को 0.01% भी नहीं रख सकती, मतलब अमोनिया को टोटली एलिमिनेट करती है, पूरी तरीके से बाहर करती, क्योंकि अमोनिया इज वन ऑफ द मोस्ट जहरीली गैस फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर एक बंद कमरे में एक इंसान को छोड़ दिया जाए और उसमें अमोनिया छोड़ दी जाए, क्लियर, ठीक ठाक अमोनिया छोड़ दी जाए, बंदा 1 मिनट सर्वाइव नहीं कर सकता, मर जाएगा, 1 मिनट जिंदा नहीं रहेगा। अमोनिया इतनी जहरीली गैस है और हमारी बॉडी में रिएक्शंस के दौरान बनती है। पूछो कहां बनती है, पूछो कहां बनती है, सब अब मैं बता देंगे, वेट करो अभी आगे आएगा। तो पहले हमारी बॉडी में अमोनिया बनती है। अमोनिया को थोड़ा भी रखना सही रहेगा या घातक होगा? तो अमोनिया को हम टोटली बाहर निकालेंगे या पार्शियली? लेकिन क्या पानी को टोटली बाहर निकालोगे? पानी टोटली बाहर निकाल दोगे तब तो फिर A और B यहीं सूखे तालाब में पड़े रह जाएंगे। टहलने के लिए भी तो कुछ मीडियम चाहिए, लेकिन मीडियम इतना ज्यादा भी ना हो कि आपस में टकरा ही ना पाए। बोलो हाँ या ना? अच्छा अब बेटा मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान वेस्ट प्रोडक्ट हम किसे बोलेंगे? सबसे पहली बात, वेस्ट प्रोडक्ट किसे बोलेंगे? कोई भी ऐसी चीज जो हमारी बॉडी के लिए घातक हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज एक फिक्स अमाउंट में तो घातक नहीं है, जैसे वाटर, जैसे यूरिया। अगर यूरिया की बात करो तो यूरिया इतनी भी जहरीली, यूरिया नाम सुना है कभी? ठीक है, यूरिया इतनी भी जहरीली नहीं कि यूरिया आप अपनी बॉडी में रख नहीं सकते। अभी मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर में एक आएगा बहुत ही आसान टॉपिक। अगर ह्यूमन फिजियो का सबसे आसान टॉपिक बोला जाए तो काउंटर करंट मैकेनिज्म है। तो जब काउंटर करंट मैकेनिज्म आएगा तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि किडनी में जो है वो थोड़ी मोड़ी यूरिया स्टोर होती है। ठीक है, हम लोग मैमल हैं, स्तनधारी है ना। अच्छा तो बेटा मैमल्स की जो किडनी होती है उसमें थोड़ी मोड़ी यूरिया स्टोर होती है, लेकिन अगर यूरिया भी जरूरत से ज्यादा हुई तो आपके लिए क्या हो जाएगी, घातक। अमोनिया थोड़ी मोड़ी स्टोर कर सकते हो? करना भी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। तो इसका मतलब जो मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान जो वेस्ट चीजें बन रही हैं, इन्हें कई बार हम टोटली एलिमिनेट करते हैं और कई बार पार्शियली। डिपेंड करता है कि वो टॉक्सिक प्रोडक्ट कितनी टॉक्सिसिटी पैदा कर रहा है, उसकी पोटेंसी क्या है। क्या पोटेंसी समझते हो क्या होता है? हाँ, नहीं समझते, सुनो पोटेंसी। अच्छा बताओ 10x की पोटेंसी ज्यादा है कि 20x की? तो मुंह बंद रखो ना, बोलो नहीं पता है। पैसा दियो ना, पता है ये बताने के लिए पैसा नहीं दियो है ना, पता करने के लिए पैसा दियो। अगला, तो पोटेंसी का मतलब होता है समझना, कोई भी चीज समझना, उसकी पोटेंसी करने का मतलब जो उसका फंक्शन है, जो भी उसका फंक्शन है। मान लो उसका फंक्शन टॉक्सिसिटी पैदा करना है, मान लो उसका फंक्शन जो है तुम्हारे लिए मैसेज पहुंचाना है, तो वो अपने फंक्शन को कितने ज्यादा कम अमाउंट में कितना ज्यादा फंक्शन कर सकती है, इसको हम मेजर करते हैं उसकी पोटेंसी से। पोटेंसी मतलब एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है, अर्थात कार्य करने की क्षमता। अब जैसे बेटा अगर मैं तुमसे ऐसे कहूं कि ऑल आउट पी गए, अगर तुम क्या पी गए, ऑल आउट, अगर आप एक ग्लास ऑल आउट भी पी जाएंगे तो आप मरेंगे नहीं, क्लियर। लेकिन अगर आप थोड़ा सा साइनाइड खा लेंगे तो आपका काम लग जाएगा।
तो बताओ साइनाइड की क्षमता ज्यादा थी फंक्शन करने की, मतलब मारने की, या ऑल आउट की? ऑल आउट नाम का केमिकल सुना होगा? ऑल आउट केमिकल नहीं है, ब्रांड है, समझ में आया? अच्छा, इतनी बातें एकदम क्लियर। तो पोटेंसी किसकी ज्यादा हुई बेटा? साइनाइड की। तो अब बेटा मेरी बात समझना कि किसी भी मेटाबॉलिक वेस्ट को, मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान बना हुआ वेस्ट प्रोडक्ट, किसी भी मेटाबॉलिक वेस्ट को, ठीक है, टोटली निकालना है कि पार्शली निकालना है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसकी टॉक्सिसिटी की पोटेंसी कितनी है। क्या यहां तक बातें एकदम क्लियर? क्या यहां तक बातें एकदम क्लियर? जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो, यहां तक क्लियर? तो अब समझना बेटा, मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से एलिमिनेट करना, क्या बोला? एलिमिनेट मतलब बाहर निकालना। मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान बने हुए वेस्ट प्रोडक्ट, क्या कोई प्रॉब्लम? मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट बना उसे बॉडी से बाहर निकालना कहलाता है एक्सक्रीशन। क्या बोला? ये क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान जो बने हुए वेस्ट प्रोडक्ट है, व्हाट इज मेटाबॉलिक रिएक्शन? बॉडी के अंदर चलने वाली रिएक्शन इज मेटाबॉलिक रिएक्शन। सबको मिला दिया मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट बना उसको बॉडी से एलिमिनेट करना, उसको बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता होगा? एक्सक्रीशन। इतनी बातें एकदम क्लियर? बोलो। अच्छा ये बताओ, मैंने जो है फीकल मैटर समझते हो ना मामला? फीकल मैटर समझते हो? लड़की चश्मा कहाँ है? फीकल कहाँ है? दिमाग कहाँ है? यही है। चलो ये बताओ, फीकल मैटर समझते हो? अबे फीकल मैटर मामला समझ पाए? फीसेस जिसे बोलते हो। ये बताओ, अगर मैं फीकल मैटर निकाल रहा हूं तो ये एक्सक्रीशन है या नहीं है? नहीं है। बस यहीं फंस गए गुरु, यहीं फंस गए। 75 तक बायोलॉजी में सब कर लेते हैं, आखिरी के 15 ठीक है, वो वहीं डिसाइड होता है सिलेक्शन होगा या नहीं। अब मेरी बात समझना, वो फीकल मैटर निकालना एक्सक्रीशन नहीं है, क्योंकि फीकल मैटर मेटाबॉलिक रिएक्शन का वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। फीकल मैटर क्या है? जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेड फूड इज फीकल मैटर। नहीं समझ पाए? बोलो नहीं समझ पाए। बोलने से नहीं समझ, हाँ गुड, नहीं समझ पाए। इधर अब बेटा इधर देखना जल्दी से। जब तक मैं खुद को नहीं समझा लेता हूं पूरी तरीके से तब तक तुम नहीं समझ पाए। यहां तक बातें क्लियर? मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट बना उसको बाहर निकालना कहलाता है एक्सक्रीशन। क्लियर? अभी मैं उस पर फोकस करूंगा, थोड़ा सा सब्र कर लो, फिर तीनों में डिफरेंस आएगा कि एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन और डिफिसिकेशन में अंतर क्या है। अभी इतना क्लियर है? अभी इतना क्लियर है? चलो अब बेटा एक बात बताओ, मेरे खाने में क्या क्या होता है? अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज फूड, क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1, क्लास 6 एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 है व्हाट इज फूड, खाना क्या है। तो अलॉट ऑफ पीपल विल से बर्गर, पिज्जा है ना, दाल चावल रोटी, ये खाना है। बायोलॉजी ये खाना नहीं मानती। बायोलॉजी कहती है कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, मिनरल मौजूद है, वो हम उसी को क्या बोलते हैं? फूड। अब उसको तुम चाहे कार्बोहाइड्रेट ज्यादा डाल दो, विटामिन ज्यादा डाल दो, मिनरल ज्यादा डाल दो, या स्वादानुसार चीजों को मेंटेन कर लो, तो ओवरऑल चाहे पिज्जा हो चाहे बर्गर हो, ठीक है, चाहे आप दाल चावल रोटी कुछ बोलो, वो फूड इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि फूड की डेफिनेशन है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, मिनरल, ये जिसमें मौजूद होगा वही क्या कहलाएगा? फूड। इतनी बातें एकदम क्लियर? तो फूड को जो हम लोग फूड बोल रहे हैं ना, रोटी चावल दाल सब्जी, ठीक है, ये बेटा बायोलॉजी की डेफिनेशन नहीं है। बायोलॉजी को क्या पता बर्गर फूड है कि नहीं? भाई बर्गर तुम फूड तब कहलाओगे जब तुम्हें ये चीजें क्या होगी? मौजूद। ये बताओ पत्थर फूड है? हाँ, क्यों? पत्थर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट होता है क्या? बोलो भैया। तो फूड इज डिफाइंड एज जिसमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद हो, प्रोटीन मौजूद हो, फैट मौजूद हो। फैट मतलब लिपिड। क्लियर? लिपिड को आमतौर पर हम लोग क्या बोल देते हैं? फैट। तो लिपिड मौजूद हो, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए, विटामिन हो, मिनरल हो, हम उसी को क्या बोलेंगे? फूड। इज दिस क्लियर? बोलो भैया। चलो अब ये बताओ बेटा, मान लो मैंने खाना खाया, मैंने क्या बोला? खाना खाया, तो कार्बोहाइड्रेट गया या नहीं गया? प्रोटीन गया या नहीं गया? लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। अब मेरी बात को अच्छे से समझना। मान लो ये कोई चच्चा है। कौन है? क्या हो गया बेटा? ये क्या है? चच्चा। इतनी बातें समझ में आ गई ना? ये है चच्चा, थोड़ा इधर से डिसफिगर्ड है इधर, और ये हमने उनकी बना दी एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अब अच्छे से समझना बेटा। अब ये मत कहना स्टमक लंग्स की जगह पर कहाँ आ गए, मैं एक जनरल डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, अब चच्चा ने खाया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, मिनरल्स। क्लियर? ओवरऑल चच्चा ने क्या खाया? फूड। क्लियर? अब बेटा फूड, ये बेटा 9 मीटर लंबा पाइप होता है, ये 9 मीटर लंबा पाइप है, इस 9 मीटर लंबे पाइप में जाएगा।
अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये बताओ, अगर मान लो तुमने पिज्जा का टुकड़ा खाया, ये क्या है, पिज्जा, ऊपर चेरी है, चलो पिज्जा पर चेरी होती है, कुछ लाल लाल होता है लेकिन, हाँ क्या होता है, ऑलिव, अच्छा चलो ऑलिव होता है। इधर तुम बेटा पिज्जा खाओ, रेमोती जाओ, बस यही करो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो और साथ में खिलाओ लोगों को। इधर अब हम तुमसे क्या कह रहे हैं बेटा, क्या इतना बड़ा पिज्जा का टुकड़ा सीधे घुसेड़ दोगे ब्लड के पाइप के अंदर? ब्लड के पाइप तो इतने महीन होते हैं कि इसमें फाइबर नहीं पाए जाते हैं, फाइबर पाए जाएं तो वो उलझ जाएं, बताया था मैंने सर्कुलेशन में। तो क्या इतना बड़ा पिज्जा सीधा घुसेड़ दोगे ब्लड के पाइप में? नहीं। मैं चाहूंगा कि सर ये जो पिज्जा है या मान लो रोटी का टुकड़ा है, सर इसको इतने छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ो, इतने छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ो कि ये ब्लड के पाइप में आसानी से चला जाए, ताकि ब्लड इसे ले जाए बॉडी की हर एक सेल तक। एकदम क्लियर? मैंने ये नहीं बोला कि इसको इतने छोटे टुकड़े में तोड़ो कि उससे सिंपल कुछ हो ही ना। मैंने कहा ना 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 ना, ये इतने छोटे टुकड़े में तोड़ा जाए कि इसे क्या कराया जा सके, एब्जॉर्ब। ये नहीं बोल रहा हूं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, सिंपलेस्ट नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं बस इतना छोटा तोड़ो इसको कि ब्लड के पाइप में क्या हो, चला जाए। यही तो उद्देश्य है। क्या ये पेटवा फाड़ के पिज्जा घुसेड़ दोगे? तो अब बेटा ये बताओ, कितनी चीजें फूड में बताई थी, सबसे पहले आ गया तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट। फेमस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताओ, ग्लूकोज। अब इधर देखना ग्लूकोज के साथ क्या होगा, इधर देखना बेटा, जो तुम्हारा ग्लूकोज है, कौन कोच, ग्लूकोज, ग्लूकोज तुम्हारी सेल तक पहुंचा। कैसे पहुंचा? तुमने जब कार्बोहाइड्रेट खाया तो ग्लूकोज क्या हुआ बेटा, ब्लड में गया, और ब्लड से किसके पास गया बेटा, सेल के पास। अब देखो ग्लूकोज के साथ होगा क्या, ग्लूकोज टूट जाता है पायरुविक एसिड में। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ग्लूकोज टूट जाता है पायरुविक एसिड में। क्यों ना मैं पायरुविक एसिड को पायरुवेट भी कह सकता हूं, कोई दिक्कत है क्या? पायरुविक एसिड को पायरुवेट कह सकते हैं, एस्पार्टिक एसिड को एस्पार्टेट कह सकते हैं, बताया था ना। एसिड से H+ हटाओ, पिछवाड़े पे 8 लगाओ। एकदम क्लियर? पायरुविक एसिड टूटता है और बनाता है एसिटिल कोएंजाइम ए। अरे पूरा पूरा चैप्टर पढ़ोगे इसका। ग्लूकोज से सीधा पायरुविक एसिड नहीं बना दोगे, ग्लूकोज से, हाँ बिल्कुल सही बेटा, जी पैकेट। तो बेटा ग्लूकोज से सीधे पायरुविक एसिड नहीं बनता, बीच में 10 स्टेप और है। इतनी बातें एकदम क्लियर? तो ग्लूकोज से बनता है पायरुविक एसिड। बेटा तुम आईआईटी वाले, तुम हो आईआईटी वाले बच्चे, तो सुनो बेटा, फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी कर लेना। क्या बोला? फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी करके एक लेक्चर होते हैं, लगभग 10 लेक्चर की सीरीज है। अगर वो नहीं पढ़ोगे ना तो बायोलॉजी की फील नहीं ले पाओगे, और वो पढ़ लोगे ना तो ऐसा हो नहीं सकता कि तुम बायोलॉजी सीख ना जाओ। क्लियर? तो ग्लूकोज से क्या बना, पायरुविक एसिड। और थोड़ा चौड़े होके बैठो, अबे चौड़े होके मतलब रिलैक्स होके बैठो। ग्लूकोज से बना पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड बनाता है एसिटिल कोएंजाइम ए। अब नाम सुनने में डरना मत बेटा, जब HCl सुना होगा कभी तो पहली बार सुनने में हर चीज डर लगती है, लेकिन जब उसको बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा। क्लियर? तो बेटा ग्लूकोज से बना पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए, एसिटिल कोएंजाइम में जाता है क्रेब साइकिल। याद आया? एसिटिल कोएंजाइम जब ज्यादा फॉर्म में आ जाते हैं यही होता है, एसिटिल कोएंजाइम में जाता है क्रेब साइकिल में। इतनी बातें एकदम क्लियर? अच्छा बताओ, बीच में एनर्जी पैदा होती होगी या नहीं, हाँ या ना? अच्छा, एनर्जी पैदा होने के साथ साथ, एनर्जी पैदा होने के साथ साथ मेरा मानना ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती होगी। बोलो हाँ या ना? बोलते ही नहीं है। पक्का बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ पानी भी पैदा होता है। क्या बोला? पानी भी पैदा होता है। सर पानी हमारी बॉडी में पैदा होता है, पानी तो हम पीते हैं। अबे पीते हो अलग बात है, बहुत सारी रिएक्शन में पानी बनता भी है। नहीं समझ पाए मेरी बात को? बहुत सारी पानी पीते हो अलग बात है, लेकिन बहुत सारी रिएक्शन में पानी बनता भी है। तो सर जब पानी हमारे अंदर बॉडी में किसी रिएक्शन में बन ही रहा है तो बाहर से पीने की जरूरत क्या है? इतना बनता ही नहीं जितना तुम्हें चाहिए। अरे ऐसा नहीं तुम्हारी बॉडी एक दिन में 5 लीटर पानी बना रही है, समझ में आया? बिल्कुल नाम मात्र का बनाएगी और चाहिए इतना सारा। बोलो भैया। तो इस क्रेब साइकिल के दौरान क्या निकली? कार्बन डाइऑक्साइड विच इज जहरीली। एसिडिक गैस है, बेसिक एसिडिक। अच्छा, और संग में क्या बना? पानी। एकदम क्लियर? अच्छा अब बताओ कि ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म में, या बोलो कि कार्बोहाइड्रेट की, सर ये मेटाबॉलिज्म है आपको कैसे पता? अबे ये रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में चलती है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी रिएक्शन चलती है सबको मिला के मेटाबॉलिज्म, और ये एक सिंगल रिएक्शन जा रही है तो इससे तुम बोल दोगे मेटाबॉलिक रिएक्शन। बोलो। तो इन सारी जितनी मेटाबॉलिक रिएक्शन दिखाई गई, इनमें बेटा जहरीला प्रोडक्ट कौन कौन बना? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, क्योंकि जरूरत से ज्यादा पानी भी आपके लिए क्या है? घातक। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? पक्का भैया। अब बेटा ये बताओ, खाने में हो गया कार्बोहाइड्रेट का खेल खत्म, अगला हो गया बेटा लिपिड। लिपिड जिसको हम क्या बोल देते हैं? फैट, या आप बोल दीजिए वसा। वसा सुने हो? रसा नहीं बेटा, वसा। इधर बेटा मैंने अब देखना इधर, अब लिपिड के साथ क्या होगा? इधर मान लो चचा ने खाया लिपिड,
अब बेटा लिपिड में अगर चचा ने फैटी एसिड खाया, डाइजेशन अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, फैटी एसिड खाया तो फैटी एसिड, अभी याद रखना, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, फैटी एसिड सीधा ब्लड में जाता है। एक लिपिड है जिसका नाम क्या है, फैटी एसिड। क्या बोला? तो मुंह ना खोलो ना, एक लिपिड, कमला पसंद खाते हो क्या बे? एक लिपिड है जिसको हम, एक लिपिड है जिसका नाम क्या है, फैटी एसिड। तो फैटी एसिड सीधा किस में जाता है, ब्लड में। इसका मतलब सर पक्का फैटी एसिड का साइज इतना होता होगा कि वो ब्लड के अंदर जा सकता है। बोलो, कहानी लंबी, लैक्टियल वैक्टियल पूरा वो डाइजेशन में आएगा। अभी बस इतना जानो फैटी एसिड के साथ होगा क्या, जब फैटी एसिड सेल को मिलेगा, क्या बोला, जब फैटी एसिड सेल को मिलेगा तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, ऑक्सीडेशन। अब डिटेल में रिएक्शन आपके यहां है नहीं तो मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है, बस आपको इतना जानना है कि बीटा ऑक्सीडेशन होता है। कौन सा? चीटा नहीं, बीटा। तो फैटी एसिड का जब बीटा ऑक्सीडेशन होता है, कौन ऑक्सीडेशन? बीटा। बेटा मुंह खोलो, मुंह खोलो, बीटा ऑक्सीडेशन, और बनता है एसिटिल कोएंजाइम ए। गुरुजी इसमें भी एसिटिल कोएंजाइम बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, ये कैसे हो सकता है? अबे क्या एसिटिल कोएंजाइम में पेटेंट करा रखा है क्या कार्बोहाइड्रेट ने कि हम ही बनाएंगे? वो तो कोई भी बना सकता है। अब सर क्या होगा? अब क्या आप सबको सेम कर दो? अरे एसिटिल कोएंजाइम में किस में जाएगा बेटा? क्रैब साइकिल। कौन है साइकिल? क्या पैदा होगा? जहरीली जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सर एक बात बताइए, एनर्जी नहीं पैदा होगी? अरे वो तो होगी ही होगी, लेकिन एनर्जी वेस्ट कब से हो गई? एनर्जी तो हमारे काम की चीज है ना यार। बोलो भैया, यहां तक बातें क्लियर हैं? अच्छा, अब आया बेटा, चाचा ने खाया प्रोटीन। क्या खाया? प्रोटीन। बेटा प्रोटीन क्या है? कोई माला पहना है यहां पर? अरे माला, अरे माला नहीं समझते हो? हाँ, माला उनकी ले आओ, जल्दी से लाओ। मल्लिका वाजपेयी, मिसेली विसेली ऐसी बातें करो ही मत बेटा। जो चीज जहां पर पढ़ा रहा हूं उसको वैसे ही पढ़ो। जब मिसेली पर बातें करेंगे तब तुम्हें मजा आएगा। लास्ट ईयर जो कुछ पढ़े हैं उसे भूल जाइए, ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि उसमें क्या सही है क्या गलत है आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाओगे। सर पहले तो हमको डिस्क्रिमिनेट मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है। सादिया फॉर चेन ऑफ अमीनो एसिड, हाँ ये ऐसा अंग्रेजी में तो किताबों में लिखा ही है। जल्दी लाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अब शेख सर एक सेकंड अपना बुद्धमाला दे दीजिएगा। आप शेख सर 24 घंटे टसन में रहते हैं। क्या हो गया, आपकी पत्नी भाग गई क्या? इधर आओ बेटा, इधर देखना अच्छे से, समझना। जैसे ये तुम्हें इस समय माला दिखाई दे रही होगी, है ना? दिख रही है? दिख रही? इसको वाइट करो, दिखेगी वाइट। सीधा कर लो इधर। तो बेटा तुम्हें माला दिख रही होगी, है ना? तो इसे एक को क्या बोलोगे? मोती। हाँ, इधर बेटा इस माले का अगर एक मोती अमीनो एसिड है, क्या बोला? इस माले का एक मोती अगर अमीनो एसिड है तो ये अमीनो एसिड की चेन क्या कहलाती है? प्रोटीन। अभी ये घटिया सी जनरल सी डेफिनेशन बता रहे हैं, बाद में इसे डिटेल में समझेंगे, ठीक है? ये बताओ इतनी लंबी चेन को क्या आपको लगता है कि सीधे का सीधा ये ब्लड में घुस जाती होगी? नहीं। तो हम इस प्रोटीन की चेन को, प्रोटीन क्या है बेटा? अमीनो एसिड की चेन। अगर एक मोती तुम्हारा अमीनो एसिड है तो पूरी की पूरी माला क्या है? प्रोटीन। अगर इस प्रोटीन को हम चाहते हैं ब्लड के अंदर जाए तो इस प्रोटीन को तोड़ना पड़ेगा या? अब बताओ, अगर प्रोटीन को तोड़ोगे तो सबसे छोटा तुम्हें एक क्या मिलेगा? मोती। तो हम प्रोटीन को तोड़कर क्या बना लेते हैं? अमीनो एसिड। अच्छे से देखना बेटा, प्रोटीन को तोड़ा और प्रोटीन को तोड़कर हमने क्या बना लिया? प्रोटीन को तोड़कर हमने बनाया अमीनो एसिड। ये बताओ डाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ? प्रोटीन को तोड़ रहे हो और डाइजेशन नहीं हुआ। तुम जब प्रोटीन खाओगी तो प्रोटीन तोड़ोगी तो डाइजेशन हुआ या नहीं हुआ? तो बेटा प्रोटीन से हमने अमीनो एसिड बनाया विद द हेल्प ऑफ डाइजेशन। एकदम क्लियर है भैया? जल्दी बताओ यार, एक कठिन सवाल है। बताओ अमीनो एसिड, बताओ अमीनो एसिड के पास अमीनो ग्रुप होगा या नहीं होगा? हाँ, तुम्हें कैसे पता? सर पता वता का नहीं पता, इतना पता 90 में अमीनो है, इसका मतलब अमीनो ग्रुप होगा। इतनी बातें एकदम क्लियर? पक्का? अब इधर देखना बेटा, अमीनो एसिड आगे जाकर बनाता है कीटो एसिड। सर ये कौन सा एसिड है? सर बहुत खतरनाक सा नाम है। अबे ऐसा एसिड जिसके पास कीटो ग्रुप हो। कीटोन ग्रुप सुना है कि नहीं? ऐसा एसिड जिसके पास कीटो ग्रुप हो वही क्या कहलाता है तुम्हारा बेटा? कीटो एसिड। सिंपल सी बात है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक ग्रुप है सल्फोनिक एसिड। बोलो,
अब अमीनो एसिड से कीटो एसिड बनाने के लिए आपको यहां पर निकालना पड़ेगा अमीनो ग्रुप। क्लियर? अब अमीनो ग्रुप जब निकालोगे तो कॉमन सेंस लगाना, सोच के बताओ। डी का मतलब होता है रिमूवल। डी का मतलब पक्का? इधर ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, बहुत कठिन है तुम्हारा। गोविंद। अगर मान लो गोविंद को कमरे से निकाल के बाहर फेंक दें तो डी गोविंदाइजेशन। डी का मतलब क्या हुआ? रिमूवल। फीकल मैटर बाहर निकालना, डिफिसिकेशन। तो अमीनो ग्रुप बाहर निकालना, डीएमिनेशन। रट्टा मारोगे क्या? एकदम क्लियर है? डीएमिनेशन मतलब समझ गए क्यों बोल रहे हैं डीएमिनेशन? अमीनो एसिड से क्या होता है बेटा? अमीनो ग्रुप, कीटो ग्रुप बाहर आ जाता है, अमीनो ग्रुप। सर थोड़ा सा रिएक्शन को डिटेल में पूरा सा रेजोनेंस के साथ बता दीजिए। अच्छा, अमीनो एसिड से बेटा कौन सा ग्रुप निकल गया? अमीनो ग्रुप। तो यहां अमोनिया निकाल दिया बाहर, कोई दिक्कत? अमोनिया इज जहरीली की महाजहरीली? हाँ बेटिया, तुम लोग की बात नहीं कर रहे। अमीनो एसिड से क्या बना बेटा? कीटो एसिड। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? यहां तक बातें एकदम क्लियर है? तो एक बार देख लो, प्रोटीन तुमने खाया, डाइजेस्ट हुआ, प्रोटीन टूटा और एक सिंगल क्या कहलाएगा तुम्हारा? अमीनो एसिड। तो डाइजेशन के बाद बना या पहले? बाद। अब अमीनो एसिड जब सेल तक पहुंचा, इधर देखना बेटा अच्छे से, इधर ये मान लो तुम्हारा प्रोटीन की चेन है, ठीक है? ये बंदे ने खाया और प्रोटीन तोड़ दिया गया, ठीक है? और प्रोटीन अब किस में गया बेटा? ब्लड के अंदर। ब्लड से किसके पास? अमीनो एसिड, सॉरी, अमीनो एसिड ब्लड। ब्लड से किस में पहुंचा बेटा? सेल के पास। अब अच्छे से देखना, सेल ने क्या किया? इस अमीनो एसिड से का डीएमिनेशन कराया, अमीनो ग्रुप क्या किया बेटा? बाहर निकलवाया और अल्टीमेटली क्या हुआ? अमोनिया गैस निकली और अमीनो एसिड किस में कन्वर्ट किया गया? कीटो एसिड में। अब बेटा ये जो कीटो एसिड है ये तुम्हारा चला जाता है क्रेब्स साइकिल में। फिर कौन आ गया बेटा तुम्हारा? तो बताओ क्या निकलेगा उधर? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अरे रिस्पायरेशन। इतनी बात एकदम क्लियर? इसका मतलब हम ग्लूकोज को भी तोड़ सकते हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। फैटी एसिड को भी तोड़ सकते हैं, दैट इज लिपिड। और प्रोटीन को भी तोड़ सकते हैं, दैट इज प्रोटीन। क्लियर? और तीनों को तोड़कर हम उससे एनर्जी पा सकते हैं। बोलो हाँ या ना? लेकिन तीनों में सबसे फेवरेट सबस्ट्रेट कौन सा होगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में भी पूछा जाए तो ग्लूकोज। एकदम क्लियर है? अब बताओ, ये सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन देख लिए, ठीक है? तुम्हें इन सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन में सबसे जहरीला प्रोडक्ट किसमें दिख रहा है? हाँ जल्दी बताओ, सबसे जहरीला। इतनी बातें एकदम क्लियर? अच्छा, अब तुम्हें एक मजेदार बात बताते हैं। हम कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर सकते हैं, ये बात पता है? अबे कार्बोहाइड्रेट हम स्टोर कर सकते हैं लिवर में ग्लाइकोजन के रूप में। लिवर में कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो सकता है ग्लाइकोजन के रूप में। हम लिपिड भी स्टोर कर सकते हैं, मतलब फैटी एसिड को भी स्टोर कर सकते हैं। देखा होगा कई लोगों के तोंद निकली होती है। अरे हम फैट भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हम प्रोटीन स्टोर नहीं कर सकते। अब मेरी बात सुनना, हम प्रोटीन स्टोर नहीं कर सकते। हम कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर सकते हैं, लिपिड स्टोर कर सकते हैं, प्रोटीन स्टोर नहीं कर सकते। अब प्रोटीन स्टोर नहीं कर सकते तो मेरा मानना यह है कि प्रोटीन की रिएक्शन आपको तुरंत चलानी पड़ेगी। अब अगर स्टोर कर लिया, मान लो हमने ग्लूकोज स्टोर कर लिया, हमारे लिवर का काम होता है ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर लेता है? ग्लाइकोजन में, और स्टोर कर लेता है। जरूरत के समय पर फिर ग्लूकोज बनाकर रिएक्शन चला देता है। तो जिस चीज को आप स्टोर नहीं कर सकते, आपको उसकी रिएक्शन तुरंत चलानी पड़ेगी। अरे यार, अगर मैं बोलूं कोई चीज है जिसे आप स्टोर नहीं कर सकते, कोई खाना है जिसे आप स्टोर नहीं कर सकते, तो आपको उसे तुरंत खा के खत्म करना पड़ेगा, वरना बेकार हो जाएगा। बोलो। तो प्रोटीन को ह्यूमन बॉडी नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरा स्टोर नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई ये रिएक्शन आपको तुरंत चलानी पड़ेगी। बोलो हाँ या ना? अरे कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर लेना, लिपिड स्टोर हो जाएगा, ये तो हमें समझ में आ रहा है। लिवर कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर लेता है, ग्लूकोज को किस रूप में? लिपिड भी स्टोर हो जाता है। तोंद देखी होगी, प्रोटीन स्टोर नहीं होता। तो अब अल्टीमेटली आप ये बताइए कि इसका मतलब ये जो अमोनिया बन रही होगी, आप जब खाना खाते होगे तो अमोनिया ढेर सारी आपकी बॉडी में जनरेट हो रही होगी। बोलो हाँ या ना? क्योंकि प्रोटीन तो रोका ही नहीं जाता, इसका रिएक्शन तुरंत चलानी पड़ती है। बोलो भाई, इतनी बात एकदम क्लियर? आप बताओ, अमोनिया जहरीली या नॉन जहरीली? हाँ बोलो, महाजहरीली। क्लियर? अमोनिया इतनी ज्यादा जहरीली गैस है कि हम इसको यहां पर रोक अब नहीं सकते। तो अमोनिया को मैं चाहता हूं कि किसी भी तरीके से, हे अमोनिया तुम थोड़ा कम टॉक्सिक हो जाओ, ठीक है? वरना कहीं ऐसा ना हो कि हम अमोनिया निकाल ही रहे थे कि उससे पहले हम जो है चपा जाए।
अरे तो इसे पहले क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा कम जहरीला बनाते हैं। अब मैंने क्या कहा था, जब कभी कुछ ना समझ में आए, ठीक है, कि फलाने काम कौन करता है, तो बॉडी का एक अंग का नाम सबसे फेमस है, वो है लिवर। ठीक है, लिवर बहुत कुछ बनाता है। और याद करो, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था, लास्ट चैप्टर में, कि लिवर का काम है टॉक्सिक चीज को कम टॉक्सिक बनाना। याद आया? अल्कोहल को एस्टिल्डिहाइड में कन्वर्ट करना। याद आया? बोलो। तो अब क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इस अमोनिया को कन्वर्ट कर लेते हैं यूरिया में। ठीक है, और यूरिया बताओ अमोनिया की तुलना में कम टॉक्सिक, बताया भी था अभी मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में, कि काउंटर करंट मैकेनिज्म में हम पढ़ेंगे कि यूरिया हमारी किडनी में थोड़ी मोड़ी यूरिया क्या होती है, स्टोर होती है। इतनी बातें एकदम क्लियर? बोलो भैया। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे करते हैं कि अमोनिया को कन्वर्ट कर लेते हैं ये आपका यूरिक एसिड में। बेटा यूरिक एसिड में। कुछ ऐसे होते हैं जो इस अमोनिया को, पहले इतना समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? इतनी बातें एकदम क्लियर? ठीक है, पहले इतना जरूर छाप लो ताकि फिर हम आगे बातें करना शुरू करें। मिटाएं? चलो चले। टीएमओ, अब टीएमओ मत पढ़ो शहनवाज, ये एथिल मैथिल हट गया सिलेबस से। जल्दी।
ठीक है आदित्य, मेरी वॉइस आ रही होगी अब सबको? ओके, हाँ वॉइस आ रही है। देखो ये फोन का पोर्ट्रेट मोड होता है, इसको हॉरिजॉन्टल मोड में करो तो फुल स्क्रीन में तुम्हारा यहाँ का जो आउटपुट है वो तुम्हारी फुल स्क्रीन में दिखाई देगा और बोर्ड भी पूरा दिखाई देगा। नहीं हो रहा है? फोन का ऑटो रोटेट मोड ऑन करो, तो फोन का पहले ऑटो रोटेट मोड ऑन करो। ऑन है, अब फोन को रोटेट करो। हो गया, देखो आदित्य का नहीं हो रहा नीलू, कोई बात नहीं बेटा, फिर अब तुम अपना फोन चेंज कर दो। हाँ? अब तुम बेटा अपना फोन चेंज कर दो अगर अब भी नहीं हो रहा है तो। हाँ बिल्कुल। हो गया, हो गया। माइक ऑन है, चले कर दिया ना ये सब। चलो माइक ऑन है, ऑन है, ऑन है, ऑन है, क्लियर है। तो मतलब जो पढ़ा है वो सब गया। वॉइस क्लियर है? सब क्लियर है, सारी रिएक्शन याद हो गई? जल्दी करो, निपटाओ। क्या हो गया, हटा दिए क्या लिंक ही? हेलो, कभी कभी मैं, अरे बोल रहे हैं? नहीं नहीं, हम ऐसे ही बोलते हैं, हमने देंगे नहीं माइक। ख्याल की जैसे तू अब से पहले सितारों आगे। चलो फिर। हाँ भाई, आया आया, चलो आ गई, आओ भैया। तो यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब देखो बेटा, अब ये जो अमोनिया गैस है, ठीक है, ये अमीनो एसिड के डीएमिनेशन के दौरान बनी, क्लियर। अब बेटा अमोनिया को हम यूरिया में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यूरिक एसिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म अमोनिया को अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये कैसे, अभी बता रहे हैं। यहां तक बातें एकदम क्लियर? वॉइस आ गई तो? हाँ, तो दिक्कत क्या है? ठीक है, चलो। अब बेटा कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो अमोनिया को कन्वर्ट कर लेते हैं ग्वानीन में। किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? ग्वानीन में। एकदम क्लियर। ग्वानीन वाले का एग्जांपल याद रखना, स्पाइडर, दैट इज मकड़ी। तो मकड़ी क्या निकालती है बेटा तुम्हारी? ग्वानीन। आप समझना अच्छे से। कुछ ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया निकली है, जो कि जहरीली है, उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? अमोनियम आयन में। हम लोग किस में कर लेते हैं? यूरिया में। और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं यूरिक एसिड में, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं ग्वानीन में, और ऐसे और भी केमिकल्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो अब आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। अब अच्छे से सुनना मेरी एक एक बात। अभी तक तुमने जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट देखे कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और आपका अमोनिया। पक्का बोलो भैया। अच्छा, अब इन तीनों को देखकर बताओ किसमें नाइट्रोजन मौजूद है? हाँ,
तो क्यों ना मैं कह सकता हूं कि यहां पर सुनना मेरी बात, तो क्या मैं अमोनिया को नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट कह सकता हूं? ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट जिनमें नाइट्रोजन मौजूद हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। या बोल दो इधर देख, या नाइट्रोजन लड़का लड़के देख के मुस्कुरा रहा है, अबे शर्म कर भैया, शर्म कर कुछ। नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट मतलब ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट जिसमें क्या मौजूद हो बेटा? नाइट्रोजन। तो उसे क्या बोलेंगे? नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। यहां पर हम फोकस करेंगे 3 मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट पर, अर्थात होते बहुत सारे हैं लेकिन मेजर कितने हैं? 3। जैसे ब्लड में प्रोटीन तो 70 टाइप की हैं लेकिन आपकी मेजर कितनी होती है? 3। वैसे ही नाइट्रोजनस प्रोडक्ट तो देखा जाए तो अमोनियम आयन भी हुआ, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट आपका यूरिया भी हुआ, यूरिक एसिड भी हुआ, ग्वानिन भी हुआ, लेकिन मेजर यहां पर कितने पढ़ते हैं हम लोग? 3। पहला आपका हो गया अमोनियम आयन, यूरिया और यूरिक एसिड। यहां तक बातें एकदम क्लियर? तो अब इधर देखना बेटा, क्या मैं इतनी सारी बातों से ये बात बोल सकता हूं कि बेटा हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होती है, इकट्ठा होती है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर? अरे अच्छा, मान लो हमने नमक ज्यादा खा लिया। क्या ज्यादा खा लिया? नमक। नून, नून समझते हो ना क्या होता है? नून, नून, नून सुना है? हाँ नून। बेटा अगर मान लो हमने नमक ज्यादा खा लिया तो नमक भी हमारे लिए क्या होगा? टॉक्सिक। क्लियर है ये वाली बात? अब बेटा मिनरल्स में जैसे हो गया सोडियम, हो गया Na+, K+, Cl-, फॉस्फेट, सल्फेट, कोई भी चीज बॉडी में ज्यादा हो रही तो हमारे लिए क्या हो गया? टॉक्सिक। तो मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, अच्छे से सुनना। ये बताओ अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन चलेगी तो टॉक्सिक प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा? हाँ बनेगा। अच्छा सर, तो टॉक्सिक प्रोडक्ट बन रहा है तो फिर रिएक्शन चला क्यों रहे हो? क्वेश्चन अराइजेस। अगर टॉक्सिक प्रोडक्ट बन रहा है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म उन रिएक्शंस को चला क्यों रहा है? तो ससुर एनर्जी कहां से लाओगे? ठीक है, रिएक्शन तो जिंदा रहने के लिए तुम्हें क्या करनी पड़ेगी? चलानी पड़ेगी। अगर भाई जिंदा रहना है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक मशीन है, मशीन को काम करने के लिए चाहिए क्या बेटा? एनर्जी। तो एनर्जी पैदा करने के लिए तुम्हें तोड़ना पड़ेगा चीजों को, बॉन्ड्स तोड़ोगे तभी तो एनर्जी इस्तेमाल करोगे। तो भैया रिएक्शन तो चलानी पड़ेगी, बस अब ये जुगाड़ बनाओ कि कैसे इन वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से एलिमिनेट करें। इतनी बात एकदम क्लियर? पक्का? तो मैं कहूंगा मेटाबॉलिक एक्टिविटी से वेस्ट प्रोडक्ट बनता होगा, ये सारी चीजें एक्यूमुलेट होती होंगी। या अगर मैं जरूरत से ज्यादा पानी पी लूं, जरूरत से ज्यादा मैं नमक खा लूं, बोलो भैया, जरूरत से ज्यादा मैं प्रोटीन ले लूं तब भी मेरा बेटा वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा, बोलो हाँ या ना? इंजेशन का मतलब क्या होता है? खाना। खाने से वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा कि एक्सेस? एक्सेस। इतनी बात एकदम क्लियर? तो मैं बोल सकता हूं एनिमल्स एक्यूमुलेट, एनिमल्स की बॉडी में एक्यूमुलेट होता है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स लाइक सोडियम, Na+, K+, Cl-, फॉस्फेट, सल्फेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे। इधर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटी बोल दो या बोल दो एक्सेस इंजेशन, जरूरत से ज्यादा खाने से। क्या ये बात एकदम क्लियर? अरे बोलो भैया, प्रोटीन ज्यादा खाओगे तो मेरा मानना है अमोनिया ज्यादा बनेगी। ये बात एकदम क्लियर है? पक्का? अब लेकिन हम मेजर 3 नाइट्रोजनस वेस्ट पढ़ते हैं। कितने? 3 आपके मेजर हैं। इधर देखना बेटा, 3 इधर 3 मेजर N2 वेस्ट। N2 वेस्ट मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट। सबसे पहला हम पढ़ेंगे अमोनिया। कौन है? निया? अमोनिया। अगला पढ़ेंगे हम लोग यूरिया और तीसरा हम पढ़ेंगे यूरिक एसिड। तीनों में नाइट्रोजन मौजूद है, इस वजह से हमने क्या बोला? तीनों के तीनों नाइट्रोजनस वेस्ट है। क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मैं किसी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सिर्फ 3 ही टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट बनेंगे या ये 3 मेजर है? वरना इस स्पाइडर में क्या बन जाता है बेटा? ग्वानिन। एकदम क्लियर है? अच्छा, इन वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना जरूरी है या नहीं है? अच्छा, अब बेटा मेरा एक पहला सवाल आंसर देते जाओ, तुरंत खटाखट खत्म होता जाएगा। अच्छा बताओ, जो ऑर्गेनिज्म, अच्छे सुनना, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया बॉडी से सीधा निकालता होगा, सीधा बॉडी से क्या निकाल रहा है? अमोनिया। क्या मैं उसे अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म बोल सकता हूं? जो अपनी बॉडी से यूरिया निकालेगा, यूरिया लेकिन बनेगी किससे बेटा? अमोनिया से ही। पक्का? यूरिक एसिड बनेगा किससे? अमोनिया से ही। तो जो ऑर्गेनिज्म आपका यूरिया निकालेगा उसे मैं यूरियोटेलिक बोल सकता हूं। यूरियो की स्पेलिंग में UREO आएगा, बोलो। जो ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड निकालेगा उसे मैं बोलूंगा यूरिकोटेलिक, बोलो। एकदम क्लियर? यूरिको, यूरिक पकड़ लेना बेटा, EO यूरिया, क्लियर? IC आ रहा है तो यूरिक एसिड। तो जो अमोनिया निकालेगा अमोनोटेलिक, बोलो। यूरिया निकालेगा यूरियोटेलिक और जो यूरिक एसिड निकालेगा यूरिकोटेलिक। क्लियर? अमोनिया को निकालना अमोनोटेलिज्म कहलाएगा, वैसे ही यूरिया को निकालना यूरियो। क्लियर? बोलो यूरियो।
कैल्शियम कहलाएगा, और यूरिक एसिड को निकालना यूरिकोटैलिज्म कहलाएगा। इतनी बातें क्लियर? पक्का? अब एक बात बताओ, तीनों में सबसे जहरीला कौन? जहरीला की महा? पक्का? अब बेटा एक चीज बताओ, जो चीज जितनी जहरीली होगी, समझना मेरी बात, उसको निकालने के लिए, ठीक है, अगर मान लो यहां पर गंदगी पड़ी हुई है, ठीक है, गंदगी जितनी ज्यादा खतरनाक होगी, उसे धुलने के लिए पानी उतना, हाँ, तो बताओ सबसे ज्यादा पानी किसमें? हाँ, रट्टा मारना है कि कॉन्सेप्ट? मैथ वाले बच्चे, अब देखो बेटा, तुम बायोलॉजी में तुम्हें दिखाते हैं क्या? कॉन्सेप्ट। बायोलॉजी इज मोस्ट कंसेप्चुअल सब्जेक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? if I am dealing with mathematics, then mathematics is most conceptual, but now I'm a biology teacher, that's why biology. So guys, इतनी तारीफ ठीक थी? और नहीं, टाइम नहीं। इधर आओ बेटा, अब बताओ तीनों में सबसे जहरीला? तो मैं लिखूंगा पहला काम मोस्ट टॉक्सिक। बोलो आ या ना? अच्छा, यूरिया को मैं सिंपली क्या लिख दे रहा हूं? टॉक्सिक। और सबसे कम जहरीला होता है यूरिक एसिड, ठीक है, इन तीनों की तुलना में लीस्ट टॉक्सिक। तो अब बताओ सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट किसे होगी? बॉडी से बाहर निकालने के लिए किसे होगी? अमोनिया। तो रिक्वायर्स इस लार्ज अमाउंट या स्मॉल अमाउंट? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। पक्का? इसके लिए बोल सकता हूं भाई, यूरिया को देखा जाए तो अमोनिया से कम जहरीला, यूरिक एसिड से ज्यादा। तो रिक्वायर्ड ठीक ठाक पानी, ऐसे नहीं, ठीक ठाक पानी। ना इतना ज्यादा पानी चाहिए जितना अमोनिया निकालने के लिए चाहिए, ना इतना कम चाहिए जितना यूरिक एसिड निकालने के लिए चाहिए, क्योंकि इसका जहरीलापन भी क्या है बेटा? ठीक ठाक है, ऐसे नहीं, ठीक ठाक है। तो रिक्वायर्ड मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर। मॉडरेट मतलब ठीक ठाक, इन दोनों के बीच का। बोलो भैया, इतनी बातें एकदम क्लियर? अगला, रिक्वायर्ड सबसे ज्यादा पानी या सबसे कम पानी? हाँ, रिक्वायर्ड लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर या स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। बोलो हाँ या ना? अरे बोलते ही नहीं है। सर एक बात बताइए, ए हमारे सर, ये बताइए पानी की जरूरतें क्या है? ऐसे निकाल दो बेटा। ये बताओ, सूसू करते हो, ठीक है, तो अगर मान लो सूसू में पानी हटा दो और सूसू करो तो क्या करोगे? नमक, ठीक है बेटा। अब बेटा नमक निकालना चाहोगे, उसके लिए बेस चाहिए होगा ना, कि बेटा पता चला सूसू करने का नमक निकालना है, ऐसे थोड़ी होगा। नमक को घोल के निकालोगे ना। अरे कि बेटा अगर कोई ऑर्गेनिज्म अमोनिया निकाल रहा, गैस निकाल रहा, तो गैस छोड़ेगा सीधे क्या? अरे बोलो बेटा। तो इसका मतलब ये समझ गए ना, इनका रिलेशन आपस में क्या हुआ? टॉक्सिसिटी ज्यादा, इसलिए पानी की जरूरत चाहिए ज्यादा इसे निकालने के लिए। अब अगला कॉमन सेंस लगाना, सोच के बताना। एक बात बताओ कि तीनों के तीनों में मेरा मानना अमोनिया वो ऑर्गेनिज्म निकालता होगा जिसके आसपास पानी होता होगा ज्यादा, इसको पानी की नहीं कमी पड़ती होगी। बोलो भैया। यूरिया और यूरिक एसिड वो ऑर्गेनिज्म निकालते होंगे जिन्हें अपनी बॉडी में जिनके आसपास पानी जो है कम होता होगा। बोलो भाई, क्योंकि भाई अगर तुम भाई यूरिया यूरिक एसिड निकालना चाह रहे हो, अमोनिया निकालना चाह रहे हो, तो पानी तो तुम्हें अपनी बॉडी से ही देना पड़ेगा ना। तो मेरा मानना यूरिया यूरिक एसिड इस वजह से कुछ ऑर्गेनिज्म निकालने लगे, ये एक एवोल्यूशन है, ठीक है। जहां पर पानी की क्या थी? थोड़ी कमी, पानी की कमी थी, तो पानी की बचत के लिए उन्होंने क्या किया? कन्वर्ट कर लिया यूरिया और यूरिक एसिड जैसे कम टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट में। बोलो, ताकि पानी इस्तेमाल हो कम। सो फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी को कंजर्व करने के लिए, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या किए? यूरिया और यूरिक एसिड निकालने लगे। इतनी बात एकदम क्लियर? बताओ, मेरा मानना यूरिक एसिड वालों के पास पानी सबसे कम होता होगा। सबसे ज्यादा किसके पास होगा? अमोनिया। खूब पानी है, मतलब पानी फरात में भरा हुआ है। क्लियर? अब बेटा आपसे एक सवाल है, सवाल सही से सुनिएगा। फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर। मैराइन वाटर मतलब समुद्र का पानी, समुद्र का पानी मतलब मैराइन वाटर, बाकी बचा फ्रेश वाटर। नदी का पानी, हाँ, बस समुद्र का पानी मैराइन बोलो, बाकी बस फ्रेश बोलते चले जाओ। क्लियर? अच्छा ये बताओ, नदी का पानी, नाले का पानी, तालाब का पानी। अगर कोई बेटा तुम्हारे घर में आया, कहे बेटा थोड़ा फ्रेश वाटर पिलाना, तो भाई नाली गले आके दे दो, क्योंकि बायोलॉजी कहती है कि समुद्र का पानी, मैराइन वाटर, बाकी बचा। इतनी बातें एकदम क्लियर? और इस चीज का ध्यान रखना, हम कभी घर आए तो हम ही से सीखो इस चीज को, तो हमारे साथ ये मत करना। इधर आओ। अब बेटा हमें जल्दी से ये बताओ, मेरा एक क्वेश्चन है, फ्रेश वाटर में पानी ज्यादा होगा या मैराइन में? मैराइन। मुझे पता था आपका आंसर मैराइन होगा, जो कि गलत है। आप सोच रहे हो टोटल पानी नहीं पूछ रहा हूं मैं, मेरी बात समझना। टोटल पानी देखोगे तो समुद्र से ज्यादा पानी कहां होगा? कहीं नहीं। बेटा मैं कह रहा हूं, तुमने एक मग्गा लिया
समुद्र का पानी, एक मग्गा लिया नाले का पानी, ठीक है। अब दोनों में बेटा अगर तुम कॉमन सेंस लगाओ तो समुद्र के पानी में नमक बहुत सारा होता है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। नमक बहुत सारा होता है, इसका मतलब पानी का अमाउंट क्या हो जाएगा उसमें, कम। वहीं पर नाले के पानी में नमक क्या होता है बेटा, कम। सर आपको कैसे पता, चखे हैं क्या, इधर इधर देखो बेटा, चखे नहीं, टेस्ट किए हैं इधर। तो बेटा नाले के पानी में पानी की अमाउंट क्या हो जाएगी, ज्यादा। अरे इतनी बात एकदम क्लियर। तो अगर दोनों का 1-1 लीटर पानी ले लो तो ज्यादा पानी किसमें मिलेगा, फ्रेश वाटर। तो अब कॉमन सेंस लगा के बताओ, फ्रेश वाटर वाले क्या निकालेंगे, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। हाँ क्या, कैसे पता, क्योंकि पानी की मात्रा ज्यादा है। अच्छा अब ये बताओ मुझे बेटा, कितने लोग मछली खाए आज तक, हाथ ऊपर करो। खाए, तुम लोग मछली नहीं खाए बिटिया, हाँ क्या हुआ कभी, छोड़ो अभी क्लास नहीं कमेंट मार देते हम इस पे। चलो अगला, अब हम तुमसे क्या करें, इतने कम लोगों में सही नहीं लगता ना, पता चल जाए किसको बोल रहे, क्लास हो तो किसी को धोख दो। तो अब क्या है बेटा, अगर आपने, मैंने क्या पूछा था, मछली। बेटा सुना होगा कि यूजुअली जो मछलियाँ यहाँ मिलती हैं वो समुद्री नहीं होती होंगी, क्लियर, ठीक है। समुद्री मछली यहाँ कहाँ मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ यहीं गंगा जी से पकड़ के ले आते हैं, बोलो। तो बेटा यहाँ की मछलियों में कांटा होता है, वो कांटा है कि हड्डी है, हड्डी है, बोलो भैया। अच्छा तो ये बताओ, कानपुर के पास से, ठीक है बेटा, सभी ऑनलाइन बिहार, पटना, कर्नाटका वाले जान ले, मैं कानपुर का कानपुरिया हूँ। तो अभी क्या है ये बताओ कि अगर कानपुर से गंगा जी बह रही हैं, गंगा जी क्या है, नदी, तो फ्रेश वाटर है मेराइन, फ्रेश। और मछलियों में बेटा क्या क्या यहाँ की मछलियों में क्या होता है, कांटा। तो अब बताओ फ्रेश वाटर वाली बोनी होंगी या कार्टिलेजिनस, बोनी, खत्म। अब बेटा मैं बोल सकता हूँ फ्रेश वाटर फिशेस, या बोल दीजिए बोनी फिशेस। बोनी फिशेस क्या निकालती होंगी, आपकी अमोनिया। इतनी बातें एकदम क्लियर। अच्छा आपको पता है शार्क जो होती है, शार्क की पूरी बॉडी का स्केलेटन मतलब ढांचा, ठीक है, वो बना होता है कार्टिलेज का। किसका बना होता है, कार्टिलेज। मैं पढ़ाऊंगा, शार्क आती है कॉन्ड्रियो आइसिथीस में। आइसिथी मतलब होता है मछली, कॉन्ड्रियो मतलब होता है कार्टिलेज, ठीक है। तो शार्क की पूरी बॉडी किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की। और बेटा शार्क कहाँ पाई जाती है, ये गंगा जी में पाई जाएगी कि समुद्र में, हाँ। और बॉडी कैसी है, कार्टिलेजिनस, बोलो यार। तो अब एक बात बताओ, समुद्र में पानी नदी की तुलना में क्या होता है बेटा, कम। तुम समझ रहे हो, 1 लीटर पानी की बात मैं कर रहा हूं, नदी की तुलना में क्या होता है, कम, लेकिन जमीन की तुलना में ज्यादा। तो इसका मतलब जो आपकी कार्टिलेजिनस फिश होती होंगी, अर्थात मैराइन फिशेस, उनके पास पानी क्या होता है, ठीक ठाक, ना इतना ज्यादा कि अमोनिया निकालने लगे, ना इतना कम कि यूरिक एसिड निकालने लगे। तो मैराइन फिशेस क्या निकालेंगे बेटा, आपकी यूरिया। हम लोग क्या निकालते हैं, हाँ हमारा तो पता होगा ना, हम लोग यूरिया निकालते, तभी तो वर्ड यूज करते यूरिन, समझ में आया। हम लोग क्या निकालते हैं बेटा, यूरिया। हम लोग स्तनधारी, नॉन स्तनधारी। अगला एग्जांपल, मैमल्स। रट्टा थोड़ी मारना, सोचते जाओ ना, जब तुम यूरिया निकाल लो तो मैमल क्या, तभी तो तुम्हें मैमल में रखा गया। तो मैमल क्या निकालते होंगे, यूरिया। यहां तक बात एकदम क्लियर। अब बेटा एम्फीबियन आपने सुना होगा, एम्फीबिया मतलब ऐसे जानवर्स, क्या बेटा, ऐसे जानवर्स जो आपके, एम्फी मतलब डुअल, आधा जीवन थल पे बिता रहे हैं, आधा जीवन जल में बिता रहे हैं, क्लियर। एम्फी मतलब दोनों जगह उनका जुगाड़ है, ठीक है, मतलब जल में भी रह सकते हैं और थल पे भी रह सकते हैं। लेकिन एम्फीबिया आपके 2 टाइप के होते हैं, एक कहलाता है टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन और एक कहलाता है एक्वेटिक एम्फीबियन। दोनों, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन, ठीक है, लेकिन एम्फीबिया बेटा दोनों जगह रह सकते हैं, जमीन पर भी और पानी में भी। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं एम्फीबिया 2 प्रकार के, एक एक्वेटिक और एक टेरेस्ट्रियल, तो दोनों के नाम को पकड़ के बताओ कि कौन है इन दोनों में जो ज्यादा समय पानी में बिताता होगा, हाँ हाँ, और कौन है जो ज्यादा समय जमीन में बिताता होगा। पानी दोनों के पास अवेलेबल है, लेकिन एक्वेटिक के पास पानी होगा, हाँ। एक्वेटिक एम्फीबियन क्या निकालेगा, खत्म। टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन के पास पानी हो ही नहीं करेगा, होगा लेकिन एक्वेटिक की तुलना में कम, क्योंकि वो ज्यादा समय कहां पर बिताता है, जमीन पे, तभी तो नाम में क्या लग गया, टेरेस्ट्रियल। तो इसका आखिरी एग्जांपल हो गया टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन। एग्जांपल रट रहे हो क्या, सोच ले रहे हो ना, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन। यहां तक बातें एकदम क्लियर है भैया, बोलो चचा। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मैं बोल रहा हूं एक्वेटिक इंसेक्ट, देखा होगा बेटा नदी के ऊपर इंसेक्ट कई सारे टहलते रहते हैं, देखा है, एक्वेटिक इंसेक्ट, बेटा नाम में क्या लग रहा है, एक्वेटिक। तो बताओ इनके पास पानी की कमी होगी क्या, तो एक्वेटिक इंसेक्ट क्या निकालेगा, अमोनिया। बोलते ही नहीं हो यार, ठीक है। इधर बेटा मेरा काम कॉन्सेप्ट बताना है, पढ़ाना आपका काम है। एक्वेटिक इंसेक्ट, यहां तक बातें क्लियर है, तो हम आगे बातें करना शुरू करें, बोलो। अधिकतर बोनी फिशेस क्या निकालेंगी, अमोनिया। बोनी फिशेस मैराइन की फ्रेश वाटर,
हाँ, बोनी फिशेस, जिनका इंडोस्केलेटन, जिनका ढांचा बना हो हड्डियों का। आओ बात करते हैं यूरिक एसिड के एग्जाम्पल पर। 2 मिनट के अंदर एग्जाम्पल सारे खत्म हो जाएंगे। ऊपर ये बताओ, सांप यूजुअली आपका खुलेआम रोड पे टहलता रहता है। हाँ, सांप बेटा शर्मीला जानवर है, ठीक है। हाँ, सच में शर्मीला, दिखता खतरनाक है अपने शेप की वजह से, बाकी सांप एक शर्मीला जानवर है। यूजुअली ये अपने बिलों में रहता है, ठीक है। ये सिर्फ शिकार के लिए निकलते हैं, घूमना टहलना, मॉल जाना, समझ रहे ना, ये सब इनको पसंद नहीं है। तो ये बेटा शर्मीला जानवर है, ये भागता है और ह्यूमन से तो बहुत ही भागता है। तो अल्टीमेटली बताओ, बिलों में अगर ये पड़ा रहता है, देखा होगा सांप कई घंटों तक एक पोजीशन में ऐसे बैठे हुए हैं, देखा है कि नहीं, ठीक है। ऐसे बैठे हुए अपना सपेरे के उसमें भी रहते हैं, तो फिर क्या वो निकाल बार बार पानी चुसवाता होगा उन्हें। तो अब बेटा मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, ये जो सांप होते हैं, ठीक है, इनको पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती होगी या कम? खत्म, कम की बहुत कम। बेटा सांप किस में रखे गए हैं? रिप्टाइल्स में। ऑल द भयानक जानवर, जितने भयानक जानवर हैं वो रिप्टाइल में रखे गए हैं, जो देखने में भयानक लगेंगे। क्रोकोडाइल, एलिगेटर, नाम सुना है एलिगेटर का? हाँ, क्रोकोडाइल के छोटे भाई घड़ियाल। इधर तो बेटा सांप किस में रखे गए हैं? रिप्टाइल। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा? रिप्टाइल। बेटा तुमने कभी स्नेल का नाम सुना है? घोंघा, घोंघा ही नहीं सुने होंगे, बहुत तेज चलता है, फास्टेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। अरे एकदम स्लो चुरू, देखा नहीं है? अरे यार ससुर, ऐसे करके होता है ना, देखा है इसे? जिसको छोटे थे शंख समझने गलती करके बजाते भी थे, याद आया? तो बेटा ये जो लैंड स्नेल है, ठीक है, ये बताओ बहुत तेज चलता है बहुत स्लो? बेटा अगर मान लो पानी जो है, ठीक है, आधा किलोमीटर दूर है, ठीक है, तो इनकी पुश्तों के पुश्ते पैदा हो जाएंगे, पानी तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो बताओ लैंड स्नेल को पानी की अवेलेबिलिटी कम या ज़्यादा? कम। तो वो क्या निकालते होंगे? यूरिक एसिड। नहीं समझ पाए मेरी बात? तो अगला एग्जाम्पल क्या हो गया? लैंड स्नेल। इस दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन गाइस एंड मैसेज? यहाँ तक बात एकदम क्लियर है? बोलो भैया। अच्छा, अगला एग्जाम्पल आता है छिपकली का। बेटिया बुरा नहीं मानना। तो ये बताओ छिपकली जो होती है, अरे हंस कह रहे हो भाई, छिपकली जो होती है वो दिन भर दीवार पर रहती है, देखते होगे, कई दिनों तक एक छिपकली कई बार होती है एक ही पोजीशन बैठी रहती है, वजह कुछ भी मुझे नहीं पता, ठीक है, कई वजह होती है इसकी। तो अभी मैं क्या कह रहा हूँ, ये बताओ छिपकली जो होती है, अरे हंस क्यों रहे हो, जो छिपकली होती है ये बताओ उसके पास पानी की अवेलेबिलिटी कम या ज़्यादा? हाँ, कम, बहुत कम। क्या निकालेगी? यूरिक एसिड। नहीं समझ पाए बात को? एकदम क्लियर। ये बताओ इंसेक्ट जो होते हैं, इंसेक्ट बेटा क्या बहुत फास्ट मोशन करते हैं? यूजली बहुत स्लो। तो इंसेक्ट को भी पानी की अवेलेबिलिटी क्या मिलती होगी बेटा? कम। तो इंसेक्ट भी तुम्हारे क्या निकालते होंगे? यूरिक एसिड। रट्टा मारना चालू है? जिन्हें पानी की अवेलेबिलिटी कम उन्हें क्या निकलो? यूरिक एसिड। चिरई, किसका नाम आया? चिरई। चिरई मतलब बर्ड्स। ये बताओ बेटा बर्ड्स जो होती हैं, अच्छे से सुनना बेटा, बर्ड्स के बीक पाई जाती है। बीक देखा है? अरे बीक मतलब चोंचा। अरे तुमने लोमड़ी और इसकी कहानी सुनी होगी, लोमड़ी और सारस की, अरे याद है? तो ये बताओ बेटा उनकी बीक होती है, अगर बीक है तो बताओ क्या उससे पानी आसानी से खींच सकती है वो? क्योंकि बेटा जब पानी अगर आपको चूसना है, ठीक है, अगर पानी आपको चूस के पीना है तो बेटा ऐसे हाथ करो, अपना हाथ करो ऐसे, और ऐसे सकिंग माउथ बनाओ चूसने वाला, ठीक है। तो आप सकिंग माउथ क्यों बना ले रहे हो? क्योंकि आपके होंठ क्या है? फ्लेक्सिबल है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर एकदम हार्ड हो तो क्या पानी चूस पाओगे? अरे बोलो। तो बताओ बर्ड्स को पानी अवेलेबल हो भी तो भी बर्ड्स बहुत ज़्यादा पानी की एंट्री बॉडी में नहीं कर पाती हैं ड्यू टू हार्ड बीक। शेप ही ऐसा होता है ना। अरे तो अब जल्दी से हमको ये बताओ कि बर्ड्स को पानी की अवेलेबिलिटी कम होती होगी या ज़्यादा? हाँ, ड्यू टू हार्ड बीक। तो बर्ड्स किस में आएंगी बेटा? तुम्हारी यूरिक एसिड निकालने वालों में। क्या ये बात एकदम क्लियर है? जल्दी से बताओ बेटा सभी बच्चों, ये बात एकदम क्लियर है? बताइयो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, ये बात बेटा एकदम क्लियर है? अरे कमेंट तो दिखाओ भैया। बच्चे बेचारे कह रहे हैं, मैं सुन नहीं पा रहा हूं। तेजी से नीचे करो। ठीक ठाक, क्लियर है? चलो चलो अब आगे बातें करना शुरू करते हैं, बस थोड़ी सी बातें और हैं। अगला है, क्या हो गया अभिषेक सर? हाँ, धोखा खाए हो क्या? निगाहों में झलक रहा है। इधर देखना और मेरी बात को सुनना बेटा। अब एक बात बताओ,
अगर तुम्हें पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, सुन लो। अमोनिया वाटर सॉल्युबल है। क्या बोला? अमोनिया वाटर सॉल्युबल है। क्लियर? अमोनिया पानी में बहुत सॉल्युबल है, बहुत भयानक सॉल्युबल है। क्या बोला? बहुत भयानक सॉल्युबल है। अब बेटा अगर मैं अमोनिया की बात करूं तो बेटा अमोनिया में क्या होता है बेटा? NH3। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। अरे फिफ्थ ग्रुप का मेंबर है भैया, तो आउटर मोस्ट में मैंने कितने इलेक्ट्रॉन लग दिए? 1 2 3 4 एंड 5। हाइड्रोजन के साथ इन्होंने क्या बना लिए? कोवैलेंट बॉन्ड। बोलो भैया। और ऊपर जो बॉन्डिंग, जो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बनाते उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? लोन पेयर। और ये हो गया तुम्हारा लोन पेयर। एकदम क्लियर। अब बेटा अमोनिया को अगर गलती से भी कहीं से H+ मिल गया, क्या बोला? अमोनिया को गलती से भी कहीं से भी H+ मिल गया तो अमोनिया क्या करेगा? अमोनिया यहां पर बना लेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझते हो ना क्या होता है? अमोनिया खट से क्या बना देगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जैसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, अब ये NH3 नहीं रह गया, अब ये हो गया NH4+। नहीं समझ पाए मेरी बात? एकदम क्लियर। तो क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं इस तरीके से? सिंपल सी केमिस्ट्री है, इधर देखना। क्या मैं लिख सकता हूं NH3 को जैसे ही H+ मिलता है ये खट से बनाएगा NH4+, मतलब अमोनिया किस में कन्वर्ट हो गया? अमोनियम आयन। और पानी में बहुत सारा H+ मौजूद होता है। क्या बोला? पानी में बहुत सारा H+ मौजूद होता है। क्या बोला? पानी में बहुत सारा H+ मौजूद। और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के खुद अंदर भी बहुत सारा H+ होता है, मैंने आपको बताया था, है ना? H+ की कोई कमी नहीं होती हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। ठीक, अब मेरी एक बात का जवाब दो जल्दी से मेरे लाल। ये बताओ, जैसे मान लो ये मछली है, ठीक है, ये एक बोनी फिश है। बोनी फिश है कहने का मतलब क्या हुआ? समुद्र की मछली है या नदी नालों की? हाँ, फ्रेश वाटर। चलो इधर देखना बेटा। अब बेटा सुना होगा मछलियों में बताया था लास्ट लेक्चर में, रिस्पायरेशन किसके थ्रू होता है? गिल्स, है ना? यहां पर मैंने क्या बना दिए? गिल्स। गिल्स में ब्लड सप्लाई ज्यादा है या कम? गिल्स वेस्कुलराइज्ड बैग है। याद करो O2 CO2 का एक्सचेंज होता है। अच्छा, गिल्स में बेटा ब्लड सप्लाई क्या होगी तुम्हारी? ज्यादा। अब इधर देखना बेटा। अब ये अगर तुम्हारी फ्रेश वाटर फिश है तो इसके ब्लड के पाइप में, यहां पर मैं ब्लड का पाइप बना दे रहा हूं, इसके ब्लड के पाइप में बताओ क्या होगी? अमोनिया होगी या यूरिया होगी? फ्रेश वाटर है, हाँ, ये मैंने बना दिया NH3, पक्का। लेकिन अमोनिया H+ पाते ही क्या बना देगी? NH4+। क्या इतनी बात है? एकदम क्लियर। बताओ बेटा, मछली है, चारों तरफ पानी हो गया जहर? चारों तरफ पानी है। क्लियर? जब मछली आगे की तरफ बढ़ेगी तो पानी इससे क्या होगा? टकराएगा। ठीक है, मैंने बताया था पानी मुंह से एंट्री करता है, ठीक है, और यहां से गिल से क्या होता है? बाहर। O2 CO2 का क्या होता है? एक्सचेंज। अब कॉमन सेंस लगाओ बे कि मछली जब मछली आगे बढ़ेगी तो पानी गिल से भी टकरा रहा है, ठीक है, और बेटा इसकी बॉडी सरफेस से भी टकरा रहा है। और अमोनिया वाटर सॉल्युबल नॉर्मल है कि भयानक? तुरंत फट से सॉल्युबल होती है पानी में, रिडली सॉल्युबल होती है ना? तो इनमें क्या होता है बेटा? इनकी बॉडी से ही, क्या बोला? इनकी बॉडी सरफेस से ही, या बोल दो गिल सरफेस से ही डायरेक्ट अमोनिया अमोनियम आयन के रूप में क्या हो जाती है? बाहर। क्या ये बात एकदम क्लियर है? अमोनिया क्या करती है? डायरेक्ट बॉडी सरफेस से ही, क्योंकि चारों तरफ क्या टकरा रहा है? बॉडी। ठीक है, अब बेटा पानी बॉडी सरफेस से ही अमोनिया अमोनियम आयन के रूप में या गिल सरफेस से क्या हो जाती है? बाहर। इतनी बात एकदम क्लियर। लेकिन अगर हम ह्यूमंस की बात करें, किसकी बात? ह्यूमन। तो क्या हम अमोनिया निकाल सकते हैं? बोलो भैया। क्यों? इतना सारा पानी यूज हो जाएगा कि हम सूख के क्या हो जाएंगे? छुआरा। क्लियर? तो हम लोग क्या करते हैं बेटा? हम लोग का जो लिवर होता है, कौन है? लीवर। अब बेटा लिवर क्या करता है? इस अमोनिया को, जस्ट अ सेकेंड, इस अमोनिया को कन्वर्ट करता है। ये बताओ पहले, हम लोग में अमोनिया NH3 के रूप में होगी या NH4+? क्यों? क्योंकि पानी H+ बहुत ज्यादा है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में H+ ज्यादा होता है, बोला तो था यार। तो NH4+ को हमारा लिवर कन्वर्ट कर लेता है किसमें? यूरिया में। पूछो कैसे? इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे क्रेब हेंसलेट साइकिल, ठीक है, या उसी को बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल या सिट्रोलिन साइकिल या यूरिया साइकिल, आगे पढ़ेंगे। क्लियर? तो अमोनिया को यूरिया में किसने कन्वर्ट किया? लिवर ने, पक्का। और इस यूरिया को अच्छे से सुनना, लिवर बेटा मैंने सर्कुलेशन में पढ़ाया है सब,
लिवर जो है इस यूरिया को डाल देता है हेपेटिक वेन में। किस में डाल दिया? हेपेटिक वेन में। और ये जो यूरिया है, ठीक है, ये अब बेटा ब्लड में आ गई है। ठीक है, बनाया किसने था बेटा? तुम्हारा लिवर ने। और ब्लड में आने के बाद कभी ना कभी ऐसा होता होगा कि ब्लड घूम के किसके पास पहुंचता होगा? किडनी के पास। बोलो लाल। और जब ये ब्लड आपका किडनी के पास पहुंचता होगा तो किडनी क्या करती है? इसी यूरिया को छानकर पेशाब के थ्रू क्या कर देती है? बाहर। तो अब मुझे एक बात बताओ, अमोनिया को यूरिया में, अभी डिटेल में पढ़ोगे बे, अमोनिया को यूरिया में किसने कन्वर्ट किया? लिवर ने। और ये यूरिया डाल दी गई हेपेटिक वेन में। और ये जब ब्लड घूम के पहुंचेगा किडनी के पास तो किडनी इस यूरिया को छानकर पेशाब बनाती है। बेटा ब्लड को छानने से पेशाब बनती है, बात पता है कि नहीं? अब ये नहीं कि तुम छन्नी लेके ब्लड छानने लगो सोचो पेशाब बनेंगे, ऐसे नहीं छनेगा। क्लियर? अब बेटा किडनी का काम क्या होता है? इस यूरिया को ब्लड से छानकर बाहर कर देगी। किस रूप में? यूरिन के रूप में। क्या इतनी बातें क्लियर? तो मैं बोल सकता हूं कि अमोनिया गेट कन्वर्टेड इनटू यूरिया बाय लिवर व्हिच इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड टू द किडनी एंड किडनी फिल्टर आउट यूरिया थ्रू यूरिन। ज्यादा लंबी अंग्रेजी हो गई क्या? एकदम क्लियर है? जल्दी बताओ, यहां तक एकदम क्लियर है भैया? अरे पूछ लें, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। यहां तक क्लियर है क्या? लेकिन अगर गौर से आप मछली को देखिए तो मछली में बताओ किडनी का रोल एक्सक्रीशन में होगा या नहीं होगा? देख के बताओ, देखो जितना समझ में आए बोलो ना, होगा या नहीं होगा? क्योंकि मछली में अमोनिया सीधे बॉडी सरफेस या गिल सरफेस से निकल रही है। बोलो भाई। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं रोल ऑफ किडनी। क्या बोला? रोल ऑफ किडनी अमोनिया निकालने में नहीं होगा, यूरिया यूरिक एसिड निकालने में होगा। क्या इतनी बात एकदम क्लियर? तो बताओ किडनी का कोई महत्वपूर्ण रोल है अमोनिया को निकालने में? बोल दो भैया। किडनी यूरिया और यूरिक एसिड निकालती है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अच्छा, अब बेटा एक चीज मुझे जल्दी से बताओ कि अगर तुमने कभी बेटा चिड़िया का मामला देखा, जब चिड़िया पट्टे से मारती है, अरे देखा होगा जैसे जलेबी के ऊपर बेटा दही डाल देते हैं, बिल्कुल वैसा वाला सीन होता है। अरे जैसे हरी समोसे के साथ खट्टी चटनी के साथ ऊपर आपने क्या डाल दिया? दही। देखो बेटा, देखा है कि नहीं? बेटा बिल्कुल पेस्ट सा लगता है, मंजन मत कर लेना, ठीक है? क्या होता है बेटा? पेस्ट होता है ना। बताओ उसमें पानी, अगर पेस्ट बोल रहे हैं तो पानी क्या होता होगा उसमें? कम। पक्का? या बेटा अगर तुमने छिपकली को कभी नोटिस किया है, छिपकली का मामला नोटिस किया हो तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे फटाफट की गोलियां। अरे बोलो, अरे बोलो बेटा। तो ये बताओ बेटा, अगर गोलियां बन रही हैं या मान लो पेस्ट बन रहा है तो पानी बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है। तो याद रखना यूरिक एसिड या तो पेस्ट के फॉर्म में निकलता है या तो पिलेट का मतलब क्या होता है? छोटी छोटी गोलियां। किसकी बेटा? फटाफट की। खाए हो? इधर। यहां तक बातें एकदम क्लियर है? जल्दी बोलो बच्चा, यहां तक बातें क्लियर है? बोलते ही नहीं है, बोलो। ये बताओ, थोड़ी मात्रा में यूरिया हम लोग स्टोर कर लेते हैं कहां पर? घुटने में। चलो खत्म, ओवर एंड आउट, टॉपिक खत्म। कुछ नया सिखाएं क्या जो ना पूछा जाए? बोलो भैया। लड़की हम लोग क्या निकालते हैं? हाँ, क्या निकालते हैं? यूरिया। गलत जवाब। हम लोग सिर्फ यूरिया नहीं निकालते, हम लोग पानी के साथ यूरिया निकालते हैं। कुछ मीडियम भी तो बताओ बेटा। लड़कों हम लोग क्या निकालते हैं? यूरिया। बिल्कुल सही जवाब। ओनली थोड़ी बोला था कि ओनली यूरिया। तुम लोग बेटिया कब सही जवाब दोगे? हम परेशान है पढ़ा के। इसका मतलब हुआ कि कोई एनिमल क्या निकालेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका हैबिटाट कैसा है। अगर टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में है तो यूरिया यूरिक एसिड निकालेगा, एकदम एक्वेटिक है तो क्या निकालेगा? अमोनिया। मोस्ट जहरीला, आईआईटी वाले लौंडे बताओ, मोस्ट जहरीला कौन? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड? अमोनिया। तो सबसे ज्यादा पानी किसमें इस्तेमाल होगा? बस सही जा रहे हो। चलो करो, लिखो, छापो। मिटाए? समझ समझ के लिखना, मैंने कल सिखाया था। जमीन पर रहना है तो पानी बचाना पड़ेगा, क्योंकि जमीन पर पानी होता है कम, तो यूरिया यूरिक एसिड निकालना पड़ेगा। थोड़ी मोड़ी यूरिया हम लोग अपनी किडनी में बचा लेते हैं ना। बोलो भाई, आगे एक्सप्लेन करेंगे।
सोच सोच के लिखेगा, इसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि सादिया फरीद, हम लोग कुछ भी आंसर दें लेकिन आप उसे रॉन्ग ही कर देंगे। नहीं बेटा, तुम लोग रॉन्ग देती हो तो हम क्या करें, लड़के इतना एक्यूरेट बोलते हैं। भाई सीधी बात है, मैं तो मेल हूँ तो मैं फेवर करूँगा। हाँ, ऐसा सोचना मत कभी। हाँ सर, आप हमारे आंसर कब सही मानेंगे? नीट मान ले, ब्रह्मा मान ले, हम नहीं मानेंगे। सही देते ही नहीं हो ना, फिर कह रहे हैं हम। गलत बात है ये, तो मत पढ़ो। चलो जल्दी से करो बेटा, वरना इम्फाइसेमा हो जाएगा। मेन कॉज क्या है बेटा? सिगरेट। बेटा जल्दी करना, जल्दी करना, जल्दी। चैप्टर की प्रस्तावना बांध दी है। प्रस्तावना चैप्टर की जान होती है, याद रखना इस बात को। मैं आज बोल रहा हूं और पहली बार इस बैच में बोल रहा हूं कि प्रस्तावना चैप्टर की जान होती है। मतलब किसी भी चैप्टर का पहला लेक्चर कभी ना छूटे, है ना। पहला लेक्चर छूटा समझो चैप्टर गया, बीच का छूट गया कोई बात नहीं, पहला ना छूटे। पहला छूटा तो समझो खेल खत्म। जूम आउट कर दीजिए स्क्रीन। जूम आउट कोई करना जानता है? बिटिया जानती हो? जूम आउट नहीं, पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? हैं लड़कों, तुम लोग जानते हो? नहीं जानते हो? फोकस देखिए आप पढ़ाई पे इनका, उसके अलावा कुछ जानते ही नहीं है। बस बेटा करा रहे। क्या हो गया? हंसी वाला कहाँ आ रहा सिंबल है? चलो आओ, एक वर्ड बोलूंगा, आपको अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड में आंसर बोलना है, ठीक है। एक वर्ड इस्तेमाल होगा बस, मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। वॉइस खोलो। चलो एक वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। आपको अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड में आंसर देना है। बोनीफिशस, छिपकली, किडनी का कोई रोल नहीं। मोस्ट टॉक्सिक, लीस्ट टॉक्सिक, ठीक ठाक पानी चाहिए। हाँ, बर्ड्स, हाँ, रिप्टाइल्स, लैंड स्नेल, इंसेक्ट, एक्वेटिक इंसेक्ट, एम्फीबिया, अमोनिया यूरिया दोनों, एक्वेटिक एम्फीबियन, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन। पानी बचाने के लिए निकाले हैं यूरिया और यूरिक एसिड। यहां तक बातें क्लियर? अब बेटा एक छोटा सा साइड में लिखना, डुअल एक्सक्रीशन। डुअल का मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दो नाइट्रोजनस वेस्ट निकाल सकते हैं, दैट इज डुअल एक्सक्रीशन। और हनी भाई कैसे हैं? वर्दी जम रही है आपकी? बस फ्री हो रहा हूँ आधे घंटे में, मिल के जाए बोल देना, मिल के जाए बोल देना। डुअल एक्सक्रीशन, बेटा हेडिंग डालना, डुअल एक्सक्रीशन मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दो नाइट्रोजनस बेस निकाले हैं। समझ में आया लुड़की? जल्दी करो। कक्षा 10 एडमिशन ले लिया? ले लिया, बहुत सही, धन्यवाद मुझे अमीर बनाने के लिए। हो गया? चलो पहला अर्थवॉर्म, बस दो पढ़ने हैं आपको। अर्थवॉर्म पढ़ तो आप कह सकते हो पर दो ही पूछेगा आपसे। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म अमोनिया भी निकाल सकता है, यूरिया भी निकाल सकता है। बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में नहीं, बरसात के मौसम में अमोनिया निकालेगा और बरसात नहीं है तो क्या निकालता है? यूरिया। हो गया? दूसरा, फ्रॉग, नाम सुना है? मेढक। बेटा कई बार आप देखते हो, आपको नाली के पानी में मछली जैसा कुछ तैरता हुआ दिखता है, देखा है? वो मछली नहीं होती, मछली समझ के खा मत लेना, वो फ्रॉग का लार्वा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? टैडपोल। फ्रॉग का बचपन, टैडपोल, क्लियर। और एक क्या हो गया? एडल्ट फ्रॉग। बेटा टैडपोल के पास पानी बहुत सारा होता है, ठीक है, क्योंकि टैडपोल पानी में तैरता रहता है। तो टैडपोल क्या निकालते हैं? अमोनिया। सवाल आया हुआ है ये, टैडपोल क्या निकालता है? अमोनिया। और एडल्ट फ्रॉग क्या निकालता है? यूरिया। हो गया? बेटा ने
जल्दी बताओ ससुर, मिटाएं? बोलो भैया। बेटा ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें रीढ़ की हड्डी, जिसे वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी नहीं बनी, उन्हें हम बोलते हैं इनवर्टिब्रेट, और जिनमें रीढ़ की हड्डी बन गई उन्हें हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट मैंने पढ़ाया था, वर्टिब्रेट में कितने कितने ग्रुप आते हैं? 5, फिश, एम्फीबियन, रिप्टाइल, बर्ड और मैमल। तो अब बेटा समझते जाना, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मतलब इसके पहले वाले में क्या पढ़ा था? रिस्पायरेटरी ऑर्गन। अरे लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? रिस्पायरेटरी ऑर्गन, जैसे स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, प्लेटफॉर्म, एंटायर बॉडी सरफेस, अर्थवॉर्म, मॉइस्ट क्यूटिकल, अर्थवॉर्म, कॉकरोच, ट्रैकियल ट्यूब, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड एंड मोलस्किल्स, फिश गिल्स, बाकी बचे लंग्स, लेकिन एम्फीबिया गिल्स, मॉइस्ट स्किन, बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग। याद आया? वो थे रिस्पायरेटरी ऑर्गन, अर्थात किस ऑर्गन से O2 CO2 का एक्सचेंज होता है। अब यहां पर हम एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है? एडल्ट फ्रॉग में क्या एक्सक्रीट हो रहा था? एडल्ट फ्रॉग में एक्सक्रीट होती है यूरिया, ठीक है? क्योंकि एडल्ट फ्रॉग सिर्फ पानी में रहता है कि पानी और जमीन दोनों पे रहता है, लेकिन टैडपोल सिर्फ किस में रहता है? पानी में। तो अब बेटा एक चीज बताओ, तो टैडपोल बेटा क्या निकालेगा? अमोनिया, खूब सारा पानी, उसकी तुलना में एडल्ट के पास कम पानी, तो वो निकालेगा यूरिया। अब इतना भी कम नहीं कि यूरिक एसिड निकाले। क्लियर? तो चलो अब मेरी एक बात का आंसर दो जल्दी से सभी बच्चे। मुझे एक बात बताओ, आगे पढ़ाने से पहले पिलेट या पेस्ट के रूप में निकलता है यूरिक, हाँ एकदम क्लियर है। नाइट्रोजन तीनों में किसके पास है? हाँ। अब मेरे एक सवाल का आंसर दो, अलग अलग एनिमल्स में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होगी? हाँ चलो, अब एक तरफ मैं लिखूंगा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मतलब एक्सक्रीशन कराने वाली स्ट्रक्चर, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, और दूसरी तरफ लिखूंगा मैं एनिमल। कौन सा मल? एनिमल। इधर रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लिखा एक बहा दे रहे हैं। सबसे पहला नंबर है प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रो प्री प्राई का मतलब पहले, अर्थात सबसे पहले एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कौन से बने होंगे? प्रोटोनेफ्रीडिया। बेटा अगर प्रोटोनेफ्रीडिया को आप गौर से देखो ना, तो उसका शेप ऐसे होता है, कोई बनाएगा नहीं सिर्फ देखेगा, ठीक है? और यहां पर लंबे लंबे बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है? और ये लगातार ऐसे फड़फड़ाते रहते हैं, ऐसे लगता है मैं मानो जैसे आग लगी हो। क्या लगी हो? आग, ज्वाला जल रही हो, ठीक? दैट्स वाई प्रोटोनेफ्रीडिया का नाम होता है फ्लेम सेल। ये बनाना मत, ठीक है? प्रोटोनेफ्रीडिया का नाम फ्लेम सेल क्यों कह रहे हैं बेटा? क्योंकि देखने में ऐसा लगता है मानो क्या लगी हो बेटा? आग लगी हो। तो प्रोटोनेफ्रीडिया फ्लेम सेल, पहले बताओ ये सबसे पहले बना हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो बताओ ये बहुत डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में होगा कि कम डेवलप्ड? हाँ, इतनी बात एकदम क्लियर, पक्का? तो बेटा प्रोटोनेफ्रीडिया, पी से प्रोटोनेफ्रीडिया, पी से प्लेटीहेल्मिन्थीज में पाया जाता है। याद करो, बताया था प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेट जैसे चपटे चपटे ऑर्गेनिज्म, प्लेटीहेल्मिन्थीज। बेटा क्या प्लेटीहेल्मिन्थीज चपटे चपटे होते हैं तो हम इनको फ्लैटवॉर्म्स बोल सकते हैं? बेटा एक फेमस प्लेटीहेल्मिन्थीज है जिसका नाम है प्लेनेरिया। क्या नाम है? प्लेनेरिया। तो एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा? प्लेनेरिया, ब्रैकेट बंद। बेटा रोटी कैसी होती है बेटा? देखा होगा रोटी व्हील की तरह होती है, अर्थात चक्के की तरह होती है, गोल गोल ना। बोलो भाई। तो बेटा अगले ऑर्गेनिज्म है रोटीफर्स। नाम ही इनका रोटीफर्स इसीलिए पड़ा क्योंकि बिल्कुल देखने में कैसे? चक्के की तरह, अरे रोटी की तरह है यार। तो क्या हो गया? रोटीफर्स। तो पहला क्या हुआ? प्लेटीहेल्मिन्थीज, उसके बाद क्या हुआ? रोटीफर्स। कुछ एनालीड्स, एनालीड मतलब तुमने सुना होगा फाइलम एनालीडा, गॉट इट? तो सम क्या हुआ? एनालीड्स। कुछ एनालीड में भी आपका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या है? प्रोटोनेफ्रीडिया, अर्थात दूसरा नाम फ्लेम सेल। और अगला लास्ट बेटा आपको पढ़ाया जाएगा जब वर्टिब्रेट्स। क्या पढ़ाया जाएगा? वर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट्स पढ़ाते वक्त मैं आपको ये बताऊंगा कि वर्टिब्रेट्स को 3 भागों में बांटा गया है। ओ सॉरी, वर्टिब्रेट्स बोल रहा हूं। तुम यार बाहर जाओ, तुम देखते रहे, तुम डिस्टर्ब हो, बाहर चलो। हाँ तुम पढ़ नहीं पाओगे, चलो इधर। बेटा मैंने आपको क्या बताया था? फाइलम कॉर्डेटा, नाम सुना है इसका? अरे पोरीफेरस, सिएंटेटा, टिनोफोरा, पेडियमनिस, एस्केलमेंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कैनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। याद आया? कॉर्डेटा आखिरी फाइलम था। कॉर्डेटा को 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं। एक कहलाता है बेटा आपका यूरोकॉर्डेटा, अगला कहलाता है सिफेलोकॉर्डेटा, और लास्ट होते हैं हम लोग दैट इज वर्टिब्रेटा, जिनमें रीढ़ की हड्डी बन गई। रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रेटा में बनी है, बस क्लियर। बाकी सब में किसी भी फाइलम में रीढ़ की हड्डी नहीं बनी, तो सब के सब क्या है? इनवर्टिब्रेट, एकदम क्लियर। तो बेटा ये जो सिफेलोकॉर्डेटा है इसका एक एग्जांपल होता है एम्फिओक्सेस। क्या नाम होता है? एम्फिओक्सेस। इसका एक एग्जांपल होता है एम्फिओक्सेस। उसमें भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? प्रोटोनेफ्रीडिया अर्थात फ्लेम सेल। क्या यहां तक बातें एकदम क्लियर है? बोलो भैया। कॉर्डेटा कितने प्रकार के? 3, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जांपल क्या हुआ? एम्फिओक्सेस।
यहां तक बातें क्लियर? पक्का? चलो अब एक बार बुलंद आवाज में मेरे साथ, ठीक है बेटा, जहां पर भी बैठो। हाँ बेटा, सिफेलो मतलब होता है हेड, ठीक है, सिफेलो मतलब होता है हेड, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अभी मैं ये चीज डिटेल में आपको यहां नहीं बताऊंगा, ठीक है, कि सिफेलो कॉर्डेटा का नाम सिफेलो कॉर्डेटा पड़ा क्यों, ठीक। अब पहले बेटा एक बार इसको बिल्कुल ऐसे रखो कि मुंह से निकले प्रोटोनेफ्रिडिया, मैं पूछूंगा दूसरा नाम, तुम कहोगे फ्लेम सेल। पहले मैं बोलूंगा प्रोटोनेफ्रिडिया, दूसरा नाम तुम क्या कहोगे? फ्लेम सेल। फिर मैं कहूंगा एग्जाम्पल, तो तुम कहोगे प्लेटीहेल्मिन्थेस। फिर मैं कहूंगा दूसरा नाम, तुम कहोगे फ्लैटवर्म। मैं पूछूंगा एग्जाम्पल प्लेनेरिया। फिर रोटी फर सम एनालीड सिफेलोकॉर्डेट जैसे एम्फिऑक्स है। तरीका पकड़ पाए? सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा? प्रोटोनेफ्रिडिया, दूसरा नाम एग्जाम्पल, दूसरा नाम एग्जाम्पल, फ्लैटवर्म का एग्जाम्पल क्या हुआ? प्लेनेरिया। फ्लैटवर्म प्लेटीहेल्मिन्थेस एक ही चीज है, प्लेट जैसे फ्लैट चपटे चपटे, ठीक है। फिर एग्जाम्पल रोटी फर सम एनालीड सिफेलोकॉर्डेट जैसे एम्फिऑक्स। ऊपर देख, ऊपर, कोई दिक्कत? पक्का? चलो शुरू करो। प्रोटोनेफ्रिडिया दूसरा नाम, प्रोटोनेफ्रिडिया दूसरा नाम, जहां बैठे हो बुलंदी से बोलना बेटा। प्रोटोनेफ्रिडिया दूसरा नाम, प्रोटोनेफ्रिडिया दूसरा नाम, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, लड़के पूरा मुंह खोल, एग्जाम्पल, दूसरा नाम एग्जाम्पल, रोटी फर सम एनालीड्स सिफेलोकॉर्डेट जैसे, ठीक है। चलो प्रोटोनेफ्रिडिया दूसरा नाम, 5 बार बोलना, बहुत जितना बुलंद बोल पाओ, दीवारें हिला के फाड़ दो, क्लियर? प्रोटोनेफ्रिडिया दूसरा नाम, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, दूसरा नाम एग्जाम्पल, रोटी फर सम एनालीड सिफेलोकॉर्डेट जैसे, पक्का? कौन फियोक्सिस? अच्छा, प्रोटोनेफ्रिडिया दूसरा नाम, एग्जाम्पल, दूसरा नाम एग्जाम्पल, रोटी सिफेलोकॉर्डेट जैसे। अब फटाफट बोलते चले जाना, क्लियर? बहुत तेज बोलना है 5 बार, ताकि एग्जाम में आए पटाख से टिक मारो, क्लियर? प्रोटोनेफ्रिडिया दूसरा नाम, एग्जाम्पल, दूसरा नाम, दूसरा नाम एग्जाम्पल, रोटी फर सम एनालीड सिफेलो जैसे। ये याद हो गया है? अच्छा ये बताओ जल्दी से, अब रिस्पायरेशन की बात करो। अर्थवॉर्म का रिस्पायरेशन किससे होता है? हाँ एकदम क्लियर था। लेकिन अर्थवॉर्म एक्सक्रीशन करता है नेफ्रीडिया से। किससे बेटा? नेफ्रीडिया। तो दूसरा हुआ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या तुम्हारा? नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया किसमें बेटा? अर्थवॉर्म। लेकिन अर्थवॉर्म का रिस्पायरेशन किससे होता है बेटा? मॉइस्ट क्यूटिकल। तो एग्जाम में फोकस करना बेटा, मॉइस्ट क्यूटिकल ऑप्शन में दे देगा और नेफ्रीडिया दे देगा। तो आपसे गलती होने के चांसेस है, देख लेना रिस्पायरेशन पूछ रहा है या आपसे क्या पूछ रहा है? एक्सक्रीशन। यहां तक बात एकदम क्लियर? अच्छा अगला बेटा हो गया तुम्हारा मेलपिगियन टिब्यूल। कौन सी टिब्यूल? मेलपिगियन टिब्यूल। ये आप पढ़ोगे, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है मेलपिगियन टिब्यूल। मेलपिगियन टिब्यूल ये बेटा पाई जाती है इंसेक्ट्स में, ठीक है। इंसेक्ट में एक फेमस एग्जांपल क्या है बेटा तुम्हारा? कॉकरोच। कौन सा रोच? ठीक है, तिलचट्टा सुना होगा। कौन चट्टा? ठीक है। अब बेटा लेकिन अगर पूछे कॉकरोच का रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर क्या है? ट्रैकियल ट्यूब। लेकिन देखो कंपेयर क्यों कर रहा है? क्योंकि एग्जाम में गलती होगी है, जो बता रहे हैं वो होगी, बाद में सिल्ली कहोगे हो गई। अब बेटा ये बताओ, कॉकरोच का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मेलपिगियन टिब्यूल, लेकिन रिस्पायरेटरी क्या हुआ तुम्हारा? जल्दी बताओ। ट्रैकियल ट्यूब। क्लियर? अगला बेटा आ गया तुम्हारा एंटीनल ग्लैंड। बेटा एंटीना की तरह ऐसे आगे निकली होती है, क्लियर, और हरी हरी होती है देखने में। कैसी? हरी। हरी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बोलते ही नहीं है, ग्रीन। क्लियर? तो एंटीनल ग्लैंड या इसी का दूसरा नाम हो गया ग्रीन ग्लैंड। हाँ क्या बेटा? हरे को ग्रीन ही तो बोलते हैं बेटा। अच्छा अगला ग्रीन ग्लैंड, ये पाई जाती क्रस्टेशियन में। क्रस्टेशियन किसमें बेटा? क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन और एग्जांपल इसका फेमस है प्रॉन। नाम सुना होगा? हाँ क्रस्टेशियन ग्रुप है, और क्या ग्रुप है? इंसेक्टा का एक ग्रुप है, ठीक है। क्रस्टेशियन एग्जांपल क्या हो गया? प्रॉन। इतना छाप लिया है? छापो इसे। क्या करना है? जल्दी करो जल्दी करो। करो। हो गया?
हम तो भैया ज्यादा नहीं जानते। जो अमोनिया निकालेगा अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहलाएगा, यूरिया यूरियोटेलिक, और तुम लोग लिखते जाओ, हम ऐसे बकवास कर रहे हैं, ठीक है। और यूरिक एसिड निकालेगा यूरिकोटेलिक। सबसे ज्यादा पानी चाहिए अमोनिया निकालने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा टॉक्सिक होती है अमोनिया। किडनी का किसी प्रकार का कोई रोल नहीं होता अमोनिया निकालने में। अमोनिया जो है गिल सरफेस या बॉडी सरफेस से निकल जाती है इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन, हाँ या ना। अच्छा, किडनी में थोड़ी मात्रा में हम लोग यूरिया स्टोर रखते हैं, बोलो। अच्छा, एक्वेटिक एम्फीबियन हो गया, एक्वेटिक इंसेक्ट हो गया, या आप बोल दीजिए बोनी फिशेस हो गया, ये सब के सब आपके जो है अमोनिया निकालते हैं। वहीं पर जमीन पर रहना था टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन के लिए, ऑर्गेनिज्म क्या निकालने लगे आपके टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन के लिए? यूरिया और यूरिक एसिड। अच्छा, ये बताओ किडनी का रोल यूरिया और यूरिक एसिड निकालने में नहीं होता है। किडनी का रोल यूरिया यूरिक एसिड निकालने में नहीं होता है, होता है। प्रीवियस स्लाइड, अंत में सारी स्लाइड दिखा देंगे, पहले इसको छापो। प्रोटोनेफ्रिडिया दूसरा नाम फ्लेम सेल, एग्जाम्पल प्लेटिहेल्मिन्थेस, दूसरा नाम फ्लैटवर्म, एग्जाम्पल प्लेनेरिया, रोटी फर सम एनालीड, सिफेलोकॉर्डेट, एम्फिऑक्सेल। Is this clear to each and everyone, guys and masses? जल्दी बताओ guys, बताओ। बैच लगने चाहिए रात में, जब ऑनलाइन ही चल रहा हो, 2 बजे 3 बजे, तब मजा है पढ़ाने में, या मैराथन चले। हाँ बताओ बेटा। नेक्स्ट स्लाइड खोले। नेफ्रीडिया अर्थवर्म, मेलपिगियन टिब्यूल इंसेक्ट जैसे कॉकरोच, एंटीनल ग्लैंड दूसरा नाम ग्रीन ग्लैंड। इन सब में पूछे जाने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी एंटीनल ग्लैंड की है, बता दे रहा हूं पहले एडवांस में। एंटीनल ग्लैंड दूसरा नाम ग्रीन ग्लैंड। क्रस्टेशियन एग्जांपल क्या हो गया? प्रॉन। कलर क्या होता है? भाई बहुत बड़ी सूचना दी है तुम। नूर फातिमा, हम आपको डेली मैसेज करते हैं ऐड होने के लिए। ऐड हो गए हो ग्रुप में, टेंशन मत लो, वो मैसेज ब्रॉडकास्ट होता है, मैसेज ब्रॉडकास्ट होता है, टेंशन मत लो, वो पर्सनल अब मैसेज जाएगा। भवा बैठा, भवा, अरे भवा बैठा, हो गया, बधाई हो। सब ऐड हो चुके हो। पर्सनल मैसेज ब्रॉडकास्ट करूंगा बेटा, पर्सनल, सबको ऐड कर लेंगे। सर आप किसी भी मैसेज का 2 दिन बाद रिप्लाई करते हैं, तो अंदाजा लगाओ मैसेज कितना आता होगा। 8,500 बच्चे जुड़े हुए हैं उस पर, अगर 8.5 मैसेज डालेंगे एक मैसेज पे 1 मिनट, तो दिन तो चला गया मेरा, बोलो। सब ग्रुप में है, मैसेज मेरा जाएगा, तुम मुझे भेज सकते हो पर्सनली। प्रदीप यादव, दीपू, तुम भले नाम छोटा करो यार। चलो भैया ऊपर, बकअप गाइस ऊपर। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पढ़ रहे, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, हाँ एक्सक्रीटरी। प्रोटोनेफ्रिडिया दूसरा नाम, एग्जाम्पल प्लेटी दूसरा नाम, एग्जाम्पल रोटी, समेनाली, सिफेलोकॉर्डेट, एम्फिऑक्स, अर्थवर्म, नेफ्रीडिया, मॉइस्ट्यूड किलना बोल देना अभी, अर्थवर्म, नेफ्रीडिया। अच्छा ये बताओ, इंसेक्ट, ट्रैकियल ट्यूब, मेलपिगियन टिब्यूल, एक्सक्रीशन का याद रखना अलग है, ठीक है सिस्टम। अच्छा ये बताओ, ग्रीन ग्लैंड दूसरा नाम, हाँ एंटीना की तरह लगी होती है ना। एग्जाम्पल क्रस्टेशियन, और क्रस्टेशियन में एग्जाम्पल किसका हो गया बेटा? प्रॉन। यहां तक बातें एकदम क्लियर, पक्का? अच्छा अब आएगा नंबर उसका जो मैंने लेक्चर की शुरुआत में कहा था। लेक्चर एक कहानी होती है, कहानी में कई बार हम शुरू में कुछ चीजें छोड़ देते हैं, फिर उसे कंप्लीट करते हैं लास्ट में ले जाके। हर चीज वहीं पढ़ी जाती है जहां पर उसकी ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन में अब अंतर देखो, ठीक है। अच्छा अब बेटा एक बात बताओ, एक्सक्रीशन का सिंपल सा मतलब क्या था? एक्सक्रीशन का मतलब एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वे। एलिमिनेशन मतलब निष्कासित करना, सर दोनों नहीं आया। एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक
मेटाबॉलिक वेस्ट, ये क्या हुआ है? एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट बना उसे बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। लेकिन हमारा मेन फोकस यहां पर किस पे था? सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट पर, है ना? बोलो। हाँ, अगला हो गया ऑस्मो रेगुलेशन। रेगुलेट करने का मतलब मैंने कल आपको बताया था, कोई भी चीज ना जरूरत से ज्यादा हो पाए ना कम हो पाए। क्लियर? कम है तो बढ़ा देंगे, ज्यादा है तो घटा देंगे। ठीक है, पहले बनाओ, लिखो तो फिर हम बताएं। प्रॉन जानते हो क्या होता है? झींगा। मिठाई। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते। बोले वे, हो गया? ऑस्मो रेगुलेशन लिखा? बोलो। बॉडी में पानी और आयंस को बैलेंस करना। ऊपर देखो, बॉडी में वाटर और आयन को बैलेंस करना, मतलब अगर आपने पानी ज्यादा पी लिया तो आपकी बॉडी बैलेंस होगी, डिसबैलेंस? तो पेशाब के माध्यम से पानी कर दोगे बाहर। नमक ज्यादा खा लिया तो पेशाब के माध्यम से नमक को क्या कर दोगे? बाहर। ज्यादा नमक तो सूसू नमकीन। सही की गलत? सही है। अरे यार, बायो के स्टूडेंट हो। क्लियर? तो अगर हम बोले कि बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस वाटर, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, मतलब जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट हैं सबको एलिमिनेट करना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। लेकिन जब हम फोकस कर लेते हैं सिर्फ किस पर? दो बातों पर, पानी और आयंस का बैलेंस करना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। कोई भी मेटाबॉलिक वेस्ट हो उसको बाहर करना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। लेकिन एक्सक्रीशन में भी अगर हमारा मेन फोकस चला गया किस पे? वाटर और आयन को बैलेंस करने पर, तो क्या कहलाता है? ऑस्मो रेगुलेशन। तो बताओ कौन बड़ा शब्द हुआ? हाँ बिटिया, तुम लोग बताओ कौन बड़ा शब्द हुआ? एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन। छोटा है, देख लो चाहे। नहीं तो छोटा तो यही है ना। इधर लड़को, तुम लोग बताओ कौन बड़ा शब्द हुआ? एक्सक्रीशन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक्सक्रीशन मतलब जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट है सबको बाहर निकालना, और ऑस्मो रेगुलेशन का मेन फोकस किस पे आ जाता है? सिर्फ पानी और आयंस पर। एकदम क्लियर? चलो, इसका मतलब मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड आयनिक बैलेंस, इसको मेंटेन रखना क्या कहलाता है? ऑस्मो रेगुलेशन। वाटर या फ्लूइड भी लिखने कोई प्रॉब्लम है क्या? फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस बोल दो। हो गया? और अगर इसी के साथ नाइट्रोजनस वेस्ट भी जोड़ दो तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? ऑस्मो एक्सक्रीशन। पक्का? सब कुछ निकालना एक्सक्रीशन। जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान वेस्ट है सब निकाल लो, एक्सक्रीशन। और बॉडी में पानी और आयन का बैलेंस करना, ऑस्मो रेगुलेशन। तो एक्सक्रीशन के अंदर क्या आता है? ऑस्मो रेगुलेशन। एकदम क्लियर? चलो, अब एक इंपॉर्टेंट यहां पर नोट पॉइंट लिखो। बोले बोले प्राइमरी मतलब प्रमुख फंक्शन ऑफ प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया मतलब फ्लेम सेल। प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रोटोनेफ्रीडिया इज ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। मेन काम उसका क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन करना। बाकी बचेगा एक्सक्रीशन। सिर्फ प्रोटोनेफ्रीडिया का मेन काम क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन। बाकी एक्सक्रीशन में रोल निभाते हैं, मतलब ऑस्मो रेगुलेशन भी उसमें आ गया। अरे एकदम क्लियर है ना? क्लियर है? क्लियर है बेटा? क्लियर है? बोलो कि जल्दी। हाँ चलो, क्लियर है सबको? जल्दी कमेंट करो। क्लियर है? प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया का प्राइमरी काम कहने का मतलब क्या होता है बेटा? प्रमुख फंक्शन
मेन फंक्शन उसका क्या है, मेन मोटो क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन। बाकी बचे जितने हैं ये पूरे का पूरा इनका काम एक्सक्रीशन ही है, मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट को भी निकालना, पानी को भी निकालना, आयंस को भी निकालना। बोलो क्लियर है? ये स्टेटमेंट याद रखना। अभी कोई पूछी थी कि लड़की, क्लियर है? जल्दी बताओ बेटा, फिर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम आ जाएगा हमारा। पक्का? बोलते ही नहीं है, बोलो भैया। सर एक बात बोले, आप गुस्सा नहीं होंगे? नहीं होंगे, मत बोलना बेटा। इधर देखो, लास्ट मैंने एक और आपको बताया था, डिफिसिकेशन। इधर देखो बेटा, डिफिसिकेशन। एक कहावत सुनी होगी, एक कहानी थी, लाला जी ने क्या खाया, समोसा केला खाया, केला खा के मुंह पिचकाया, पेट फुलाया, है ना, और जो कुछ नहीं पचा पाया उसको बाहर निकाला, है ना, और जो बाहर निकाला, जो नहीं पचा पाया, अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फीकल मैटर, मल, उसको बाहर निकालना क्या कहलाता है, डिफिसिकेशन। इतनी बातें एकदम क्लियर। अनडाइजेस्टेड फूड आपकी बॉडी के अंदर नहीं घुसता है, वो एक सुरंग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, माउथ से लेकर एनस तक, इसी सुरंग में जाता है और इसी से क्या हो जाता है फिर बेटा, बाहर। पक्का? तो क्या आपकी बॉडी की में मेन एंट्री ये कर रहा है? नहीं। तो अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना। बहता रहूं तुम सुनती रहो, मैं कहानी हंसी कहता रहूं, है ना। एलिमिनेशन ऑफ, सुनाई नहीं दे रहा, संगीत बज रहा कहीं? एलिमिनेशन ऑफ फीकल मैटर। बेटा संगीत बज रहा, सुनाई दे रहा है? हाँ, बाहरी हो तुम लड़को, तुम लोग को सुनाई दे रहा है? हाँ, यस सर, बिल्कुल। मतलब आप देखिए, फोकस देखिए, इधर भी है उधर, मतलब हर चीज को एकदम बैलेंस हो गया बेटा। मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा उसको निकालना है एक्सक्रीशन। पानी और आयन को बैलेंस करना ऑस्मो रेगुलेशन। खाया पिया पचाया और जो बाहर निकाला डिफिसिकेशन। इतनी बातें एकदम क्लियर? पक्का? बुरा मान गई एक लड़की, कह रही सर बॉयज आर ग्रेट, तंग आ गई हमसे। इधर देखो, अब बेटा इधर देखो, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। इधर अब बेटा एक बात बताओ, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप्ड होगा या झंड? हाँ, जब ऑर्गेनिज्म ही डेवलप्ड है तो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी क्या होगा? डेवलप। एक्सक्रीटरी सिस्टम कहने का मतलब हुआ कि बेटा एक ऐसा सिस्टम बेटा दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलकर बना होगा, जो आपके एक्सक्रीटरी मैटर को क्या करवाता होगा? बाहर निकलवाता होगा। बोलो क्लियर है ना? ठीक है बेटा, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में आती है किडनी। कौन नी? किडनी। अब बेटा इधर देखना, मान लो ये कोई चचा है, ये अभिषेक सर है। कौन है? अभिषेक सर। इधर देखो बेटा, ये हो गया डायाफ्राम। डायाफ्राम बताया था, याद आया? मसल्स का पट्टा या हड्डी का? तो मीजोडर्म से बना होगा या इंडोडर्म से? क्या बात है। इधर यहां पर रखा हुआ है लिवर। क्या रखा हुआ है? लिवर। लिवर यहां पर रखे होने की वजह से किडनी आपकी कितनी होती है? दो, पता होगा, है ना। एक दे दो किसी को, दूसरे से काम चल सकता है। अब क्या है, लिवर यहां है तो इस वजह से एक किडनी थोड़ी नीचे होती है और एक किडनी थोड़ी ऊपर, क्योंकि लिवर क्या करता है, इसको ठेल के कर देता है नीचे। समझ में आया? लिवर क्या करता है, ठेल के क्या कर देता है? नीचे। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिवर, पहले बताओ ये राइट किडनी है या लेफ्ट? हाँ, और ये क्या है? लेफ्ट। तो राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट, थोड़ा नीचे होती है, क्योंकि यहां पर किसकी पोजीशन है? लिवर की। एनसीईआरटी फिगर 19.1, 19वें चैप्टर का पहला फिगर गौर से देखिए, 19वें चैप्टर का। हाँ बेटा दिखा देंगे सारी स्लाइड। देखो राइट वाली थोड़ी नीचे किया, लेफ्ट वाली थोड़ी ऊपर रखा है। अगर दिख रहा हो तो बताओ, बोलो भैया। इतनी बात एकदम क्लियर? तो राइट किडनी स्लाइटली लोअर की, एकदम लोअर, घुटने में होती है, स्लाइटली लोअर। इतनी बात एकदम क्लियर? बेटा ये बताओ, घुटने में क्या किडनी होती है लड़कियों? दिमाग होता है। इधर आओ बेटा, अब तुमसे हम क्या कह रहे हैं, इधर देखो, इधर 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 इधर। अब बेटा किडनी, ये बताओ किडनी, मैंने क्या कहा था, किडनी का काम अगर पूछे तो साफ शब्दों में सुनो भैया, अंग्रेजी में नहीं बता पाएंगे। ब्लड को छान के पेशाब के माध्यम से चीज़ों को बाहर निकालना। क्लियर? तो यूरिन कौन बनाता होगा बेटा? तुम्हारी किडनी। किडनी का काम है यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन का निर्माण करना। यूरिन कैसे बनती है? ब्लड को क्या करते हैं? छानते हैं, चलनी में लेके ऐसे ऐसे। अच्छा, अब बेटा ये बताओ, किडनी को हम लोग क्या रीनल वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्या किडनी के लिए? रीनल का मतलब क्या था? किडनी। ये बताओ किडनी हर्ट से नीचे है कि हर्ट के ऊपर है?
हार्ट से ऊपर है किडनी, हाँ इतनी बातें एकदम क्लियर। वो तुम लोग मुस्कुरा काहे रही हो? इधर वो गलत जवाब नहीं दिया उस लड़के ने, एक्चुअली वो मुझे चेक कर रहा था, सर आपको पता है कि नहीं ना। इधर देखो बेटा, तो हार्ट के नीचे ऑक्सीजनेटेड ब्लड देने कौन जाता है? आर्क ऑफ एओर्टा, वो तो हर जगह जाती है देने। 3 पाइप ऊपर, 1 पाइप नीचे। वाला पाइप हार्ट के पीछे से जाता है कि आगे से? तो डोर्सल एओर्टा या वेंट्रल? तो ये देखो नीचे आई डायफ्राम को फाड़ते हुए डोर्सल एओर्टा, दिख रही बेटा? डोर्सल एओर्टा, ठीक है। अब अपना नीचे ब्लड देने गई, किसे किसे गई आई डोंट केयर। ये बताओ किडनी को ब्लड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए बेटा, क्योंकि किडनी भी बेटा ऑर्गन है, तो टिश्यू का बना, टिश्यू सेल का बना हुआ, सेल को ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, और किडनी का एक काम है इस ब्लड को छान कर क्या करना? साफ करना। तो एक पाइप इधर चला गया और एक पाइप इधर चला गया। रीनल का मतलब क्या हो गया? किडनी। अच्छा, ये जो पाइप है बेटा, ये बताओ ये हार्ट से ब्लड को बाहर निकाल रहा है, अरे अंगों तक ले जा रहा है, तो बताओ ये आर्टरी होगी या वेन होगी? हाँ, और ये कहलाती है रीनल आर्टरी। क्या कहलाती है? रीनल आर्टरी। रीनल का मतलब क्या हो गया? किडनी। अब ब्लड जो किडनी में चला गया वो वापस कभी लौट के नहीं आएगा? आएगा, लेकिन आएगा किससे बेटा? वेन से। तो यहां से हमने क्या निकाला बेटा? वेन। अब बताओ अगर नीचे से गंदा गंदा ब्लड लाती है तो इंफीरियर वेना कावा या सुपीरियर? हाँ, इंफीरियर वेना कावा लेकर कहां चली गई बेटा इसको? वापस हार्ट के पास। बोलो भैया, इतनी बात एकदम क्लियर। तो इसका नाम हमने क्या रख दिया? रीनल वेन। बोलो भाई, एकदम क्लियर है। एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, समझ में आ रहा है बेटा? कोई बच्चा उसे ज्वाइन कर लो, ठीक है, हो गया। डायग्राम देखो, समझ में आया? इंफीरियर वेना कावा, बोलो। अच्छा, एक चीज नोटिस किया है, दोनों पाइप आगे जाकर ऐसे ऐसे तो फाड़े गए हैं, एक राइट लेग में जा रहा है और एक लेफ्ट लेग में। अरे यहाँ पर भी तो दोगे ब्लड। यहाँ तक बातें क्लियर है तो मैं जल्दी से आगे बातें करूँ। चलो शुरू करो खटाखट। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में कितनी चीज़ें आई? 2 किडनी आई, ठीक है। किडनी का काम है यूरिन बनाना। बोलो, एक सेकंड बेटा, मज़ा नहीं आया इस कलर में। किडनी का काम है, ये तो मन लग रहा है, चलो यूरिन मान ले, है ना। तो किडनी का काम क्या है बेटा? यूरिन बनाना। अब यूरिन किडनी बना के अपने पास रखी रहेगी कि बाहर निकालेगी? किडनी से 2 पाइप निकलते हैं, एक राइट किडनी से और एक लेफ्ट किडनी से। इन पाइपों को हम बोलते हैं यूरेटर। कौन है? टर? साहिल सर नहीं बेटा, यूरेटर, है ना। अब बेटा ये बताओ, अगर ये पाइप बेटा किडनी लगातार यूरिन बना रही होगी और इन पाइपों से यूरिन क्या हो रही होगी बेटा? तुम्हारी नीचे आ रही होगी, पक्का। तो बेटा ये बताओ, किडनी तो लगातार पेशाब बना रही होगी, तो क्या हम लगातार सूसू करते रहते हैं क्या दिना भर? टिप टिप बरसा पानी? ऐसा तो नहीं होता है। बोलो। तो इसका मतलब कोई ना कोई यहाँ पर टंकी होगी जो इस पेशाब को क्या कर रही होगी? स्टोर। अच्छा, पेशाब बोलो तो बुरा लगता है, लेकिन यूरिन बोलते तो स्टैंडर्ड ना। हमें इस स्टैंडर्ड में नहीं जीना जिसमें फीलिंग ना हो। और बेटा ये क्या हो गई? तुम्हारा एक पाउच, ठीक है बेटा। ब्लैडर तुमने सुना होगा, अगर फुटबॉल खेले होगे बेटा, इधर बेटिया फुटबॉल कभी देखिए तो बेटा फुटबॉल में बेटा क्या होता है, कई बार फुटबॉल फट जाती थी तो हम लोग क्या करते थे? अंदर का ब्लैडर निकाल लेते थे, याद है? एयर ब्लैडर बोलती थी, याद है? और लड़कों तुम लोग क्या करते थे? नहीं खरीद लेते थे, है ना। अब इधर देखो, हम तुमसे क्या कह रहे हैं कि बेटा जो फुटबॉल के अंदर जो ब्लैडर होता है उसे हम एयर ब्लैडर बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या भरी होती है? एयर। इसके अंदर क्या भरी होगी? एयर या यूरिन? यूरिन। तो क्यों ना मैं इसका नाम रख दूं यूरिनरी ब्लैडर। बोलो हाँ या ना? पक्का। बेटा ब्लैडर का मतलब होता है कोई भी ऐसा खोखला स्ट्रक्चर जो किसी चीज को स्टोर करता है और गुब्बारे की तरह खींच सकता है। समझ में आया? अब बेटा यहां पर यूरिन भर रही है, ठीक है। अब देखना, अब इस यूरिन को हमें क्या करना होगा? बॉडी से बाहर। तो यहां एक पतला सा पाइप होता है जिसे हम बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। अक्सर कंफ्यूज होते हैं सर यूरेटर और यूरेथ्रा में, ठीक है। कौन सा पाइप बाद में आएगा? बेटा बताओ, पेशाब किसके थ्रू तुम थ्रो करोगे? यूरेथ्रा। समझ में आ गया? तो यूरेथ्रा आखिरी पाइप होगा, इसके बाद सुसु हो गई बाहर। इतनी बातें एकदम क्लियर हो तो आ बोल दीजिएगा, पक्का। तो बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या आया? पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर और एक क्या हुआ? यूरेथ्रा। बेटा लेकिन मेल में पाया जाता है पेनिस, ठीक है। तो पेनिस पाए जाने की वजह से यूरेथ्रा क्या होगी? मेल की लंबी, ठीक है। लेकिन फीमेल में पेनिस एब्सेंट, तो फीमेल में यूरेथ्रा क्या हो जाएगी? छोटी।
नहीं समझ पाए इस बात को। मेल में पेनिस होता है तो पेनिस एक अलग से रॉड लाइक स्ट्रक्चर निकला है जिसकी वजह से यूरेथ्रा क्या है बेटा तुम्हारी लंबी होगी। लेकिन फीमेल में बेटा तुम्हारा पेनिस एब्सेंट होता है तो अल्टीमेटली यूरेथ्रा क्या होगी उसमें छोटी, कॉमन सेंस। तो बताओ यूरेथ्रा किस में लंबी किस में छोटी, मेल या फीमेल? मेल में लंबी फीमेल में छोटी। इतनी बातें एकदम क्लियर है? बोलो बेटा एकदम क्लियर है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आया एकदम सब कुछ ओके बोलो। अब सबसे पहला अटैक होगा किडनी पर। किडनी की क्या कहानी है? किडनी का काम है ब्लड को छान के यूरिन बनाना। चलो अब बेटा किडनी की बात करते हैं। बेटा किडनी जो है बिल्कुल जैसे तुमने अगर कभी मांस का रंग देखा हो अपने तो रेडिश ब्राउन कलर का होता है ना पूरी तरीके से लाल ना पूरी। मांस देखे हो किसी का? अरे मांस यार, बकरे का मांस देखे हो? मांस नहीं देखे आज तक ससुर? चलो इधर देखो। तो बेटा जो तुम्हारी किडनी होती है, तुम चमने हो क्या यार एकदम? चमन का फुल फॉर्म पता है ना? इधर देखो बेटा किडनी जो होती है बिल्कुल मांस के रंग की रेडिश ब्राउन होती है। कैसी बेटा? रेडिश ब्राउन, अर्थात बोल सकते हो लाल बुरही। ठीक है इधर तो अभी क्या है किडनी का कलर बेटा क्या है? रेडिश ब्राउन। अच्छा बेटा अगर किडनी का हम वेट बोले तो वेट 120 ग्राम से 117 ग्राम होता है। क्यों सर? अरे यार ये मतलब वजन भी जो नाप के निकाला जा रहा है उसमें क्यों थोड़ी आप पूछ सकते हो कि 120 है क्यों 121 क्यों नहीं। ठीक तो बेटा 120 से 170 ग्राम। एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है ग्राम की जगह किलोग्राम देकर। तो याद रखना बेटा 120 किलो के तुम खुद नहीं हो तो तुम्हारी किडनी कहाँ से होगी? अरे ये मजाक में चीज़ें याद रखो। ठीक है 120 ग्राम से 170 ग्राम। क्लियर? अगर हम बात करें किडनी के साइज की तो किडनी जो होती है बेटा, किडनी की जो मोटाई होती है, क्या बोला? मोटाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। कितनी? 2 से 3। वहीं पर किडनी की जो चौड़ाई होती है वो होती है 5 से 7 सेंटीमीटर। और वहीं पर जो किडनी की लंबाई होती है वो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। मतलब 2 से 3, 5 से 7, 10 से 12। अब बेटा सर अगर हम भूल गए कि लंबाई ये होती है, ठीक है बेटा अब ये मत भूलना, लंबाई मतलब सबसे लंबा वाला न्यूमेरिकल वैल्यू क्या कहलाता है? लंबाई। अरे लेंथ का मतलब ही हुआ जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो? कम ज्यादा। यहां तक बात है क्लियर? तो 10 से 12 सेंटीमीटर क्या हुई? लंबाई। 5 से 7 चौड़ाई, 2 से 3 मोटाई, वजन 120 से 170 ग्राम। एकदम क्लियर? अच्छा अब बेटा बताओ किडनी रेडिश ब्राउन या ब्राउनिश ब्लैक? हाँ अच्छा मैंने आपको एक चीज बताई थी कि किसी भी चीज की अगर हम पोजीशन बताते हैं तो हम बताते हैं रीढ़ की हड्डी के अकॉर्डिंग। बोलो बेटा किडनी याद करो, उस दिन किडनी का भी नाम लिया था कि 12वीं थोरेसिक वर्टिब्री से 3री लंबर वर्टिब्री तक होती है ना? ये पुराना लेक्चर है। तो अब इधर देखना बेटा किडनी की अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो किडनी की पोजीशन होती है T12, मतलब आखिरी थोरेसिक वर्टिब्री से 3री लंबर वर्टिब्री तक। यहां तक बातें क्लियर? छापो इसे तुरंत। यहां तक बातें क्लियर है भैया? किडनी की लंबाई 10 से 12, चौड़ाई 5 से 7, मोटाई 2 से 3। अरे लंबाई का मतलब ये, इधर देख, इधर लंबाई का मतलब ये, चौड़ाई का मतलब ये। अगर हम किडनी है तो इधर देखो, हाथ देखो मेरा, 10 से 12, 5 से 7, 2 से 3। अरे तो आज बेटा तुम्हें हॉस्टल जाके क्या करना है? किसी के सामने ऐसे खड़े हो जाना, बोलना 10 से 12, 5 से 7, 2 से 3। बस समझ लो, समझ जाएगा तुम कोडवर्ड में गरिया रहे हो। 2 3 4 क्या लिखा है? 2 3 4 2 3 4 कुछ नहीं लिखा है, इग्नोर करो उसे। अच्छा किडनी देखने में बीन शेप लगती है ना? ये लगता है बीन के आकार की। बीन समझते हो ना? सांप वाली, सेम के आकार की। तो किडनी को मैं बोल सकता हूं बीन शेप्ड। और आपको पता है मैं बीन को बोल सकता हूं किडनी शेप। अरे अगर मैं तुमसे बोलूं सलमान खान मेरी तरह लगता है, मतलब मैं सलमान खान तरह लगता हूं ना। ये बिगेस्ट जोक ऑफ द हिस्ट्री बनेगा। तो कहाँ हम हैंडसम चले? हाँ नहीं कहाँ है? पढ़ाएंगे। आदर्श दुबे, आप विद्युत जामवा, थैंक यू भाई। तुम आओगे ना जब कानपुर पढ़ने, इतने क्वेश्चन बताएंगे तुम भी क्या याद करोगे।
पर्सनल ट्रेनिंग, पीटी देंगे। अच्छा बोलो, आपको कबीर सिंह क्यों बोलते हैं? अरे वो टॉपर ऑफ द कॉलेज था ना, दैट्स व्हाई बोलते हैं, बाकी कोई कैरेक्टर मैच नहीं करता। ठीक है, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं बेटा। टॉपर ऑफ द कॉलेज, टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी, टॉपर ऑफ द बोर्ड, याद आया? उसी वजह से कहते हैं, तुम क्या सोचे? हो गया? चले भैया, हो गया क्या? किडनी रेडिश ब्राउन होती होगी, 10 से 12 लंबाई, 5 से 7 चौड़ाई, 2 से 3 मोटाई। किडनी पिन शेप्ड होती होगी। किडनी 5, अच्छा 2, 120 ग्राम से 170 किलोग्राम में कन्वर्ट करो, 0.12 से 0.17। अबे अपन हजार कर लो यार। चलो अब बेटा आगे बातें करना शुरू कर लो। इधर चले शुरू करें बेटा। अब पहले एक चीज सुनना, इधर जल्दी आओ बेटा। अब मैं पहले जब भी कोई डायग्राम बनाओ तो सबसे पहली चीज होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस पोजीशन से दिखा रहा है। अगर मैं किसी इंसान को ऐसे काटूं उसकी किडनी देखने के लिए, ऊपर से, कहाँ से बेटा? ऊपर से। देखिए जरा ऊपर का क्या नजर आ रहा है, तो मैं किडनी के जस्ट ऊपर से काटूंगा, मतलब T12 से L3 तक किडनी है, तो T11 से कट ले लूं। अरे T12 पे ले लोगी तो किडनी कट जाएगी ना। अच्छा तो अब बेटा क्या है, यहाँ पर जब मैं काटना चालू करूंगा इधर से इधर, T11 को उठाऊंगा तो ऊपर मुझे ऐसे दिखेगी क्या? किडनी। बोलो, ऊपर से देखने पर अगर गौर से समझो तो डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा चचा का। ये मान लो चचा मोटे हैं, ठीक है, ये हो गई पीठ, अरे, और ये हो गई उनकी तोंद। गॉट इट? तो बेटा कॉमन सेंस लगाओ, ऊपर से देखोगे तो ऐसे ही तो दिखाई देगा ना। ठीक है, अब बेटा असल में अगर आपने कभी किसी इंसान को या बकरे को या जानवर को या कभी भी कि पोस्टमार्टम या कुछ ऐसा देखा होगा, तो स्किन के जस्ट नीचे पूरी चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है वाइट कलर की, देखा है कभी? उसे बोलते हैं पेरिटोनियम। क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। तो बेटा हम लोगों में भी क्या होता है, स्किन के जस्ट नीचे सफ़ेद रंग की चारों तरफ लेयर पाई जाती है। कभी नोटिस किया होगा अगर तो, एक बेटा स्किन जब उतारी जाती है तो स्किन के जस्ट नीचे एक वाइट कलर की लेयर होती है। तो वाइट कलर की ये लेयर क्या कहलाती है? तुम्हारी पेरिटोनियम। क्या ये बात समझ में आ गई है? ये क्या हो गई? पेरिटोनिया नहीं, टोनियम, पेरिटोनियम। देखना अच्छे से, ये क्या हो गई? पेरिटोनियम। और मेरा मानना है रीढ़ की हड्डी जो होती होगी, लेकिन ऊपर से देखोगे तो गोला गोला दिखाई देगी। अगर ये रीढ़ की हड्डी है, ऊपर से देखेगा तो कैसे दिखाई देगी? गोला गोला। तो यहां पर मैंने क्या बना दी? रीढ़ की हड्डी। अरे ये पूरी ऐसे होगी ना, लेकिन अब इंसान काट के देख रहे हो ना। तो इस रीढ़ की हड्डी के इधर और इधर क्या पाई जाती है? किडनी। क्या ये बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? पक्का? अब किडनी की पोजीशन क्या है? पेरिटोनियम के पीछे है कि पेरिटोनियम के आगे है? ना बेटा, पेरिटोनियम का मतलब चर्बी नहीं यश यादव, चर्बी मतलब लिपिड। गॉट इट? तो बेटा ये क्या हुआ? ये बंदे का आगे पेट हुआ और ये क्या हुई? पीठ हुई। बोलो भैया। और मान लो ये पेट में नथुनी पहने हुए हैं, ठीक है, तो वैसे ये आगे क्या हो गया? पेट, और ये क्या हो गई? पीठ। तो बताओ ये वेंट्रल सरफेस हुआ या डोर्सल? ये क्या हुआ? पक्का? तो बताओ किडनी किधर है? डोर्सल साइड है कि वेंट्रल साइड? पीछे की तरफ है। कई बार बताइए ये बात मैंने, पीछे साइड है किडनी। कई बार लोग ऐसे कहते थे किडनी यहाँ रखी, यहाँ नहीं भैया, पीछे है। तो किडनी किधर है? डोर्सल है ना? बोलो। अच्छा बताओ, डोर्सल साइड है किडनी जो तुम्हारी, और पेरिटोनियम के क्या है? पीछे के लिए वर्ड यूज होता है रेट्रो का मतलब होता है बिहाइंड। इसे लिख लीजिएगा, रेट्रो का मतलब बिहाइंड। तो किडनी की पोजीशन क्या हुई? रेट्रो पेरिटोनियल। क्या बोला? रेट्रो पेरिटोनियल। पक्का? बोलो भैया। अच्छा बताओ, पेरिटोनियम की जो वॉल है ये अंदर की तरफ है कि बाहर? तो मैं कहूंगा किडनी जो है रेट्रो पेरिटोनियल है, अर्थात पेरिटोनियम के पीछे है, ठीक है। डोर्सल साइड है या वेंट्रल साइड? डोर्सल। इनर वॉल की तरफ की आउटर? इनर। अबे अंदर है ना पेरिटोनियम। बोलो भैया। तो किडनी की पोजीशन क्या हुई? डोर्सल इनर वॉल। एब्डोमिनल कैविटी में या
थोरेसिक कैविटी में, एब्डोमिनल। बोलो बोलो बोलो, एकदम क्लियर? बोलो बिटिया, क्लियर है? पक्का? चलो अब आगे बातें करना शुरू करें। 15 पेज खत्म। टाइम हो गया क्या? कार्य आदर्श दुबे बहुत, हाँ बेटा बिल्कुल, मतलब कम पढ़ाओ साला तो दिक्कत, ज़्यादा पढ़ाओ तो दिक्कत, मतलब ना ही पढ़ाओ तो ज़्यादा सही है ना। इधर बेटा जो शेड्यूल मिला है ना, एक बात एक लाइन बता दे रहे हैं, सुन लो तुम इधर, ठीक है? भर्राए बैठे हुए हैं। कैसे बेटा? भर्राए समझती हो बिटिया? भर्राए मतलब झल्लाए बैठे हुए हैं। झल्लाए का मतलब खिसियाए बैठे हुए हैं, ठीक है? सीधी सी बात है, जो सिलेबस है वो मैं 30 मार्च को ख़त्म करना है, और जो मैं लेक्चर लिख के दूंगा कि ये लेक्चर इस दिन चलेगा। अब वो क्लास 1 घंटे 50 मिनट की भी हो सकती है और 2.5 घंटे की भी हो सकती है, और 3 घंटे। अब काउंटर करंट मैकेनिज्म जिस दिन चलेगा उस दिन क्लास 3 घंटे की चलेगी। नर्व इम्पल्स कंडक्शन जिस दिन चलेगा 3 घंटे चलेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चलेगा तो क्लास पूछना मत कैसे चलेगी। हाँ, बोर नहीं होगे, समझ में सब कुछ आएगा, ये मेरी गारंटी है। सिलेबस 30 मार्च को हमें ख़त्म करना है और ये मेरा जुनून है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया? हाँ, ओके। नाउ इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन गाइस? क्लियर है? यहाँ तक की एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत सिंपल है, ठीक है? यहाँ तक की एनसीईआरटी की रीडिंग बेहद सिंपल है और आपको नहीं करनी है, ठीक है? आपको बस जो नोट्स बनी है यहाँ तक की, फिर अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है? और बेटा सभी बच्चों को बता रहे हैं, जो मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहा करे, मतलब चैप्टर की शुरुआत में पहला लेक्चर, ठीक है? पहले लेक्चर में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि पूरी चैप्टर की प्रस्तावना बांध देना। इसके बाद अब आपको चैप्टर मजाक लगने लगेगा। गॉट इट? तो आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। दिस इज साहिल सिद्दीकी। थैंक यू, धन्यवाद।